हेलो मित्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है? तो देखिए ना, आज से वीडियो लेक्चर जो हमारे रहेंगे वो हमारी एक नेक्स्ट यूनिट पे रहने वाला है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट यूनिट है जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, अब देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह दी हुई है। तो हम सारी चीजें सीरीज से कवर करेंगे। पहले हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो आज हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर पे हम क्या डिस्कशन लेते हैं? पहले जस्ट हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, इस पे हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ ही साथ हम हमारा पहला टॉपिक जो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट के अंदर जो पहले सिलेबस में जो पहला टॉपिक दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब समझ में आ रहा? यहाँ पर हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में सारी बातें करने वाले हैं, जैसे आप साफ साफ देख रहे हैं, क्योंकि हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपके एटम्स होते हैं, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहती है उसको हमने आपके टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन करना है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। ओके, अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या? देखो, हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। पहला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम तो हम उन टाइम के एटम के लिए बनाएंगे जहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैं हाइड्रोजन एटम बोलूं तो हाइड्रोजन एटम में क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। अगर मैं हीलियम की बात करूं, अगर हीलियम को देखूंगी, अगर मैं हीलियम पॉजिटिव की बात करूं, तो हीलियम पॉजिटिव मतलब इसमें भी अब मेरे एक इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज मैंने हीलियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया। इट मींस इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, जिसकी वजह से हीलियम के ऊपर ओवरऑल चार्ज कितने का बनेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का बनेगा। तो हमने हीलियम पॉजिटिव, या फिर मैं बोलूं लिथियम डबल पॉजिटिव, तो ये सारे एटम्स, इनके अंदर जो एटम्स है वो ऐसे एटम है जिनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा? साथ ही साथ ऐसे सिस्टम जहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन सिस्टम्स के लिए भी, उन एटम्स के लिए हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को ड्रॉ करना सीखना है, उसको दिखाना सीखना है। ओके, तो वो तो सब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। पहले जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अभी तक आप जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, इतनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी, IR, UV, रमन सब पढ़ लिया आपने, मतलब ऑलमोस्ट सारे। ओके, तो हमने वहां क्या बताया था, मैंने आपको क्या बोला, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि किससे डील करती है? ये डील करती है कि आपके पास एक सैंपल मॉलिक्यूल होगा और आपने इस सैंपल मॉलिक्यूल को क्या है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू इरेडिएट कराना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, जब आप एक सैंपल मॉलिक्यूल को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू इरेडिएट कराते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही है। आप चाहे कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी कीजिए, IR कीजिए, रमन कीजिए, UV करो, मतलब कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप करिए, आपको प्रोसीजर यही फॉलो कराना है कि आप अपना सैंपल मॉलिक्यूल लेंगे जिसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है। इस सैंपल मॉलिक्यूल को आप इरेडिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, अब यहाँ पे जो इनका इंटरेक्शन है, इसी को स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा जाता है। और इसी इंटरेक्शन की वजह से, इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पर अलग अलग टाइप के फिनोमिनाज हो सकते हैं। कैसे? मे बी आपने अपने सैंपल मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका सैंपल मॉलिक्यूल पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। मे बी आपका सैंपल मॉलिक्यूल इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक एंगल बनाते हुए बाहर की ओर स्कैटर्ड कर दे, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, मे बी आपका सैंपल मॉलिक्यूल क्या है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करे और कुछ को बाहर एमिट कर दे। तो यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के फिनोमिना जो चलते रहते हैं, इनके बेसिस पे, इन पे चेक करके कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या चेंज आया, मतलब इससे जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा, उसकी हेल्प से आप अपने सैंपल मॉलिक्यूल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका प्रोसीजर सेम रहता है। ओके, बट होता क्या है, होता ये कि आप अगर किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने बात की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो होता क्या है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रोसीजर तो मैं सेम लगाऊंगी, लेकिन इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो मेरा टारगेटेड पॉइंट होगा, जिस पे मैंने अपना फोकस करना है, जिसे मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो आपका कुछ अलग होगा। कौन होगा? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियाई की बात करती है। तो इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई मेरी प्रेजेंट है, मैंने उसकी यहाँ पर को बात करना है, तो मेरा टारगेटेड पॉइंट जिसको मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो कौन होगा? अगर मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ूंगी तो वो होगी न्यूक्लियाई। प्रोसीजर मैं यही फॉलो करूंगी, बट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में मैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लूंगी और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मैं सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसे इन्वेस्टिगेट करूंगी। इसी के सिमिलर अगर मैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलूं, तो ESR
स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मेरा प्रोसीजर सेम लगेगा, लेकिन यहाँ पर मेरी जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो कोई स्पेसिफिक होगी। साथ ही साथ इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो मेरा टारगेटेड पॉइंट होगा जिसे मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो भी स्पेसिफिक होगा। क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही। तो इसी के सिमिलरली क्या, अगर मैं डायरेक्टली आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बताऊं, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप सेम काम करते हैं, आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है, सैंपल मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इरेडिएट कराना है। अब बात यह है कि अगर आप एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कराएंगे तो इस सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर जो टारगेटेड पॉइंट होगा जिसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है, वो होगा आपका कोई एटम। ठीक है, तो कोई एटम को इसके अंदर, जो सैंपल के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम को आपने इन्वेस्टिगेट कराना। और ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, और ये क्यों की जाती है? तो देखिए, इसके बहुत सारे यूज है, बट मैं आपको जिस बेसिक के फॉर्म में एक्सप्लेन करा रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे ना, वहां आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड की स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह वगैरह जो कॉन्सेप्ट वहां पर आता है, वो पढ़ने को नहीं दिया है। आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़े हटके टॉपिक्स दिए, जैसे एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिलता जुलता नहीं लग रहा, बट अगर दिया है, मतलब दिया नहीं है, फिर भी हम लोग क्या, अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो मैं आपको जस्ट इसका एक बेसिक यूज ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अगर क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई अननोन सैंपल है, ओके, ये सैंपल किस मेटल का है मुझे नहीं पता, ये अननोन सैंपल है, तो अगर मुझे इस अननोन सैंपल के अंदर क्या इसका एलिमेंटल कंपोजिशन कराना है, ये चेक करना है कि कौन सा मेटल का एटम इसमें प्रेजेंट है या फिर कौन से मटेरियल से ये सैंपल बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा सकती हूँ, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम लोगों को एटम की इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि किसका एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम एलिमेंटल कंपोजिशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे बेसिक यूज यही हुआ कि अगर आपके पास कोई अननोन सैंपल है और उस अननोन सैंपल में अगर आपने एलिमेंटल कंपोजिशन करवाना है, तो आप एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आप समझे, तो देखो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज लिखी हुई है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बोल रहा है? द एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन absorbed and emitted by an atom, which is used to determine a elemental composition or elemental composition of an atom, मतलब of a sample by its spectra। तो यहाँ से जो आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा जब आप इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे, मे बी वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो, एमिट हो, कुछ भी हो सकती है, तो उसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू जो आपको वो स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा, उस स्पेक्ट्रा को प्रिडिक्ट करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके सैंपल मॉलिक्यूल में, सैंपल मटेरियल जो आपके पास है, इसमें किस टाइप का एलिमेंटल कंपोजिशन, और ये कब होगा? जब आप एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे। ओके, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी समझिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी वही चीज है, बट अगर आपका टारगेटेड पॉइंट आपके सैंपल मॉलिक्यूल के अंदर वो आपका कोई पर्टिकुलर एटम है, तो आप बोलेंगे ये स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये तो जस्ट हमने बात कर ली एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ओके, अब हम हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है आपका एनर्जी ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो एनर्जी ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है, तो उसको समझाती हूँ मैं कुछ ऐसे। आप जस्ट यहाँ पे देखो, पहले जस्ट डेफिनेशन देखो, ऑर्बिटल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे सारी चीजें बात करेंगे। तो देखो ना, ऑर्बिटल एनर्जी को समझाने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ देखो, एटम्स के रिस्पेक्ट में हमने सारी बातें करनी है। तो आपको पता है एटम के लिए आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ा था जूनियर क्लास पे, जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने नील बोर का आपका मॉडल पढ़ा था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो जितना भी बोर मॉडल ऑफ एटम था, वही सारी बातें आपने यहाँ पर को ऐड करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जितना भी कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट रिलेट करता है बोर्स के मॉडल से। ओके, तो बोर को मॉडल पहले मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो एक बार मैं जस्ट आपको रफली बोर्स मॉडल एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, देखिए, अगर ना मैं आपको अगर डायरेक्टली बोर मॉडल समझाऊंगी तो मे बी हो सकता है आपको वो समझ में ना आए, क्योंकि देखो डायरेक्टली, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, तो मे बी वो समझ में ना आए। और अगर आपको वो ही समझ में नहीं आएगा तो पूरा लेक्चर बेकार हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेक्चर बोर मॉडल से रिलेट करता है। ओके, तो हमने क्या, मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा टाइम और दे देते हैं, 4-5 मिनट का, उससे हम लोग क्या करते हैं, बोर मॉडल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवीजन में ले लेते हैं। कोई लॉस तो होना नहीं, समझ लेंगे। ओके, तो हुआ क्या था, मैं आपको जस्ट रफली ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, हुआ ये कि एटम के रिस्पेक्ट पे हमने बात करनी है, तो ये एटम के कॉन्सेप्ट की हमने बात करनी है यहाँ पे। ओके, तो हुआ क्या, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिस्ट के बारे में जो हमने डिस्कस करना है, वो है आपके डाल्टन। ओके, तो आपको पता है डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसे आप बोलते हैं डाल्टन एटमिक थ्योरी। और उस डाल्टन एटमिक थ्योरी के थ्रू क्या था, डाल्टन जो केमिस्ट थे, उन्होंने एक चीज बोली हुई थी। उन्होंने ये बोला कि ये जो आपका एटम है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और स्मॉलेस्ट के साथ साथ अगर आप इस एटम का कोई चार्ज देखना चाहते हैं, तो आपको एटम का चार्ज क्या मिलेगा, न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, एटम एक टाइप का न्यूट्रल पार्टिकल है।
ऐसा इन्होंने बोला था, डाल्टन ने बोला था। ओके, उसके बाद हुआ क्या, डाल्टन ने अपनी बात यहीं पे फिनिश कर दी। बस आपने इतनी चीज ध्यान पे रखनी है कि डाल्टन जो केमिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन एटमिक थ्योरी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज कंसिडर करवाई थी कि जो आपका एटम है, ये एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम से छोटा आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि एटम को इन्होंने एज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर किया। साथ ही साथ अगर एटम के ऊपर कोई चार्ज की बात करें तो एटम को इन्होंने बोला कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, एटम एक टाइप की न्यूट्रल स्पीसीज है। इतनी चीज क्लियर आई। उसके बाद क्या हुआ, डाल्टन ने अपनी बात यहीं पे फिनिश कर दी। उसके बाद नई नई रिसर्च हुई, बहुत सारा टाइम लगा, नए नए केमिस्ट आए, तो बहुत सारी रिसर्च के बाद ये चीज देखा गई कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। मतलब डाल्टन ने जो ये बात बताई थी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये गलत प्रूव हो गई थी। ठीक है, ये रॉन्ग प्रूव हो गई थी, क्योंकि ये चीज कंसिडर की गई कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल प्रेजेंट है एटम के अंदर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, डाल्टन की ये वाली पहला वाला स्टेटमेंट कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ये गलत हो गया था। ओके, बट ये चीज बिल्कुल सही थी कि एटम एक टाइप का न्यूट्रल पार्टिकल है, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता। ओके, अब ये बात सोचने वाली है कि अगर एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है और एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल है, इट मीन इन छोटे छोटे पार्टिकल का चार्ज कुछ इस टाइप का होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, क्यों, क्योंकि अगर दोनों पार्टिकल आपकी पॉजिटिव होंगे तो इट मीन एटम के ऊपर जो चार्ज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लेकिन अगर दोनों पार्टिकल को मैं नेगेटिव कंसिडर करूं तो एटम के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज रहता है वो नेगेटिव रहता। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि एटम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल है, दो सब एटमिक पार्टिकल की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला ये दो सब एटमिक पार्टिकल कुछ ऐसे नेचर के होंगे कि एक का चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक का चार्ज नेगेटिव, जिसकी वजह से एटम का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। ओके, तो उसके बाद फर्दर डिस्कवरी हुई, और फर्दर डिस्कवरी के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट केमिस्ट के रिस्पेक्ट में बताती हूँ। तो इनके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट केमिस्ट आए वो थे आपके जे थॉमसन। ओके, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, जे थॉमसन ने अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। आपको अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में डिस्कस नहीं करा रही, आपके माइंड पे आ रहे होंगे जब मैं एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ, तो क्योंकि बचपन में तो बड़े हुए। तो हुआ क्या कि आपके नए केमिस्ट आए जे थॉमसन, उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये चीज बताई कि ये जो नेगेटिव चार्ज सब पार्टिकल आप जो बोल रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज सब पार्टिकल को आप क्या टर्म देंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपके जो जे थॉमसन थे, इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और डिस्कवरी के साथ साथ इन्होंने इस सब एटमिक पार्टिकल यानी कि नेगेटिव सब एटमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज, मास वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट कर दी थी, प्रिडिक्ट कर दी थी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहां से आया। ओके, उसके बाद कहां से कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद आपके एक तीसरे केमिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टेन। ओके, तो गोल्डस्टेन ने क्या किया, गोल्डस्टेन ने सेम आपकी जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, इसी के सिमिलर इन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आइडेंटिफाई हुआ, सिमिलरली एनोड रे एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रिडिक्ट हुआ। ओके, तो आपके जो ये गोल्डस्टेन केमिस्ट थे, इन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने बोला ये जो पॉजिटिव चार्ज सब एटमिक पार्टिकल है इसे आप प्रोटॉन बोलेंगे, और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में सारी कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टी, चार्ज, मास सब कुछ कैलकुलेट कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था। ओके, यानी कि इसके बाद क्या हुआ था, हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी। ओके, उसके बाद बात ये आती है कि अगर आपके एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर ये दो सब एटमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इनकी लोकेशन क्या है, अगर ये एटम के अंदर प्रेजेंट है तो ये कहाँ प्रेजेंट है, एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, इनकी लोकेशन क्या है। ओके, तो इस पे भी क्या हुई, फर्दर रिसर्च हुई, फर्दर नए नए केमिस्ट आए। तो हमने सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करने, सारे केमिस्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, हम जो उन केमिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी मतलब जिनकी बात की कोई वैल्यू रखती है अभी के टाइम पे। ओके, तो हुआ क्या, जो सबसे पहले केमिस्ट को मैं यहाँ डिस्कस कराने वाली हूँ वो है आपके कौन से, रदरफोर्ड। तो आपने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल तो पढ़ा ही था। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल के थ्रू क्या था, जो आपके रदरफोर्ड केमिस्ट थे, इन्होंने एटम का एक स्ट्रक्चर के बारे में आपको जस्ट बताया। मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बता रही, मैं सेम चीज बोल रही हूँ, मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ रदरफोर्ड ने कैसा बताया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज बताया। इन्होंने बोला जो आपका एटम है, एटम के सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि जो आपका प्रोटॉन है वो सेंटर पे प्रेजेंट होगा, और सेंटर पे प्रोटॉन ही नहीं प्रेजेंट है, प्रोटॉन के साथ एक और आपका कोई हैवी मास का पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि अगर वो भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो एटम का ओवरऑल चार्ज बिगड़ सकता है। तो उन्होंने बोला प्रोटॉन तो आपका पॉजिटिव है,
इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है, तो इसके साथ, इन दोनों के साथ एक और सब एटमिक पार्टिकल आपके एटम के अंदर प्रेजेंट है, जिसे आप बोलते हैं न्यूट्रॉन, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को इन्होंने कंबाइनली बोल दिया न्यूक्लियस। ओके, अब ये न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहां से है, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वहां हम अल्फा पार्टिकल लेते हैं जो कि काफी हैवी रहती है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया था। तो मैं वो चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करी, मैं जस्ट आपको ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करी। ओके, तो हुआ क्या, आपके जो केमिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने बोला सेंटर पे आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, एक प्रोटॉन भी एक न्यूट्रॉन भी है। ओके, उसके साथ साथ क्या बोला, ये जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बोला ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस प्रोटॉन से क्या है, डिस्टेंस में प्रेजेंट है, ऐसे यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद इन्होंने ये भी कंसीडर किया कि देखो, अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आपका प्रोटॉन सेंटर में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर को प्रेजेंट है, तो होगा कि ये दोनों एक टाइप के चार्ज पार्टिकल हैं और अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इन्होंने ये चीज सोचा कि अगर ये दोनों पार्टिकल कुछ ऐसे एग्जिस्ट करे, ये बात तो बिल्कुल सही थी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट की थी, ये चीज तो बिल्कुल सही बताई थी कि सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इसके दूसरी साइड, मतलब इससे दूर में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्रेजेंट है। ओके, मतलब ये जो एटम है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो एम्प्टी रहता है। ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर दी थी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के थ्रू। ओके, तो अब हुआ क्या, अब रदरफोर्ड ने ये भी सोचा कि अगर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, इन्होंने बोला ये दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन के बाद यहाँ पर को दोनों चार्ज पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से कोलाइड करके खत्म हो जाएंगे। ओके, बट ऐसा तो हो नहीं रहा, कोलिजन तो हो नहीं रहा। तो इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जैसे ही जो आपका सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस काफी हैवी है, ये तो एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, इन्होंने ये बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स तो लग रहा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल है, बट इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, ये कन्वर्ट हो जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जो आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे सन और अर्थ की बात हम लोग करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि इनके बीच में जो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन क्या है, बिल्कुल रैंडम मोशन में रहता है, ये हमेशा क्या करता है, मोशन में प्रेजेंट रहते हैं आपके न्यूक्लियस के चारों ओर, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अट्रैक्शन नहीं होगा तो दोनों चार्ज पार्टिकल आपस में कोलाइड होकर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर किसने बताया था एटम का, रदरफोर्ड ने बताया था अपने मॉडल के थ्रू। ओके, बट हुआ क्या, ये मॉडल हो गया था फेल, और इस मॉडल को फेल होने के बाद ही आपका बोर मॉडल आया हुआ था। ओके, बट ये फेल किया हुआ, मैं आपको थोड़ा सा रफली एक्सप्लेन करूं तो हुआ कुछ ऐसा कि आपके पास मैक्सवेल थ्योरी भी थी, मैक्सवेल थ्योरी पहले ही आ चुकी थी। मैक्सवेल थ्योरी ने क्या बोला था, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उनकी थ्योरी जो थी उसे मैक्सवेल थ्योरी बोलते हैं, तो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, यानी कि ऐसा चार्ज पार्टिकल जो मोशन में हो, तो वो चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा कि वो धीरे धीरे क्या है, पहले तो वो उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मोशन में आएगा, तो वो हमेशा एक रेडिएशन को एमिट करेगा, साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी को धीरे धीरे लॉस भी करते रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आपके इलेक्ट्रॉन के साथ भी लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, और आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये हमेशा रैंडम मोशन में है, बिल्कुल मोशन में है। ओके, तो अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटिंग भी है, तो होना क्या चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन ने भी एक रेडिएशन एमिट करनी चाहिए, और रेडिएशन एमिट करने के साथ साथ इसने अपनी एनर्जी को भी लॉस करना चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है या फिर यहाँ पर कोई रेडिएशन एमिट हो रही है। तो मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से क्या, रदरफोर्ड की थ्योरी को फेल कंसीडर कर दिया गया था। ओके, उसके बाद हमारे मेन केमिस्ट है जिनके बारे में हमने, जिनके पॉस्टुलेट, जिनके कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर हमारे इस टॉपिक के अंदर यूज कराना है, वो है आपके नील बोर। ओके, तो नील बोर ने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, बोर्स मॉडल ऑफ एटम वाला जो था आपका, बोर्स एटमिक मॉडल, सॉरी। ओके, तो बोर्स एटमिक मॉडल के थ्रू आपके बोर ने क्या बोला, बोर ने ये चीज बोली कि चलो, जितना भी रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है, जितना भी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया वो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी बोला ये चीज बिल्कुल ठीक है कि एटम के सेंटर पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव के साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल भी, जिसे हम कंबाइंडली न्यूक्लियस बोलते हैं। और एटम का क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, यानी कि ये अगर एटम है तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, कि बिल्कुल खाली है, वैकेंट है।
और इनके कॉर्नर पे यानी कि एंड वाली पोजीशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो कि सर्कुलर मोशन में, यानी कि वो क्या बिल्कुल मोशन में आ रहे हैं, एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट नहीं है। जितना रदरफोर्ड ने बोला, उन्होंने क्या मतलब बोर ने क्या वो सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही कंसीडर करवाया। ओके, लेकिन बोर ने क्या अपने मॉडल में क्या है, एक नई स्टेटमेंट को ऐड कर दिया गया था, जो था आपकी क्वांटाइजेशन कंडीशन का स्टेटमेंट। ओके, अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसी से रिस्पेक्ट में हमने आगे सारी बातें करनी है, ठीक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन कंडीशन मतलब ये जो बोर आपके केमिस्ट थे, इन्होंने ये बोला कि जैसे रदरफोर्ड बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपकी न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट तो है, बट एक फिक्स पोजीशन में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा? तो यहीं से आपके ऑर्बिटल वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था। तो हुआ क्या, इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट है, वहां रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस के चारों ओर, ये कहीं भी रिवॉल्व नहीं कर सकते। इनका रिवॉल्व करने का एक एरिया होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ये अपनी प्रेजेंस शो करा सकता है, इसीलिए इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन के थ्रू बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल में प्रेजेंट होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं उन्हीं ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, जहां पर को एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, h/2 पाई। यहाँ पर आप n भी लगा सकते हैं, n होता है आपका शेल नंबर। ओके, तो यहाँ पर को अगर आपके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इसकी इंटीजर मल्टीपल है, यानी कि h/2 पाई के इक्वल है, तो तभी आपका क्या है, वही उसी ऑर्बिटल में उसी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो ये चीज आती है आपकी क्वांटाइजेशन कंडीशन का कॉन्सेप्ट आता है आपका बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग आप जस्ट इतना चीज माइंड पर रखो, जैसे आप स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं, बट बोर ने ऐसा बोला। देखो मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको दिखाऊं तो देखिए बोर ने क्या बोला, आप यहाँ पर देखिए। तो देखो क्या है टॉपिक, टॉपिक है आपका एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल्स एंड शेल। ओके, अब आपको वही काम करना है, आप अपने मेन पॉइंट पर आगे, अब आपने अपने ऑर्बिटल्स को एनर्जी के बेसिस पे एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में अरेंज करना है। ओके, बट उसको अरेंज करने से पहले अब आपको एक और कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना होगा, जो है क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट। ओके, अब आपको क्वांटम नंबर्स तो पता ही होंगे, बट फिर भी नहीं पता है या फिर पता भी है, तो हम एक छोटा सा रिवीजन लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर नोट पर्पज में हमने सब कुछ ऐड करना ही था, तो हम रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। ओके, तो देखो ना, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप क्वांटम नंबर्स का क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे आपको पता है हमको ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालनी, यानी कि ऑर्बिटल्स को एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना है। अब देखो होता क्या है, आपको पता है, अगर मैं एक एटम की बात बोलूं, कोई सपोज मैंने ये एक एटम लिया हुआ है, ठीक है, इस एक एटम के पास क्या आपको पता है, नंबर ऑफ शेल्स होंगी, मतलब एटम में क्या होंगी, यहाँ पर शेल्स होंगी, जैसे के शेल, एल शेल, एन शेल, एन शेल की बात मैंने यहाँ पर को की। ओके, अब आपके एक एटम में इतनी सारी शेल्स हैं, तो शेल के अंदर भी तो कुछ होता है, तो आपको ये चीज तो पता है ना कि एक शेल जो होती है, एक एटम में जो आपकी शेल है, अगर मैं एक पर्टिकुलर शेल की बात यहाँ पर को करूं, तो सपोज मेरी एक ये शेल है। ओके, अब होता क्या है, इस शेल के अंदर भी आपको एक और चीज मिलती है, जिसे आप बोलते हैं सब शेल। ओके, यानी कि पहले आपका होता है शेल, यानी कि जो आप ये शेल पढ़ रहे हैं, के शेल आपने पढ़ा, के शेल के अंदर भी आपके पास क्या होंगी, नंबर ऑफ सब शेल्स होंगी। ओके, तो शेल के अंदर आपके पास क्या होगी, सब शेल हुई। ओके, अब क्या होता है, सब शेल के अंदर भी आपके पास एक और चीज होती है, वो होती है आपकी ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब आप देखो, आपके पास एक शेल के अंदर सबशेल भी है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल भी है, और आपने इन ऑर्बिटल को एनर्जी की बेसिस पर अरेंज करना है। तो इन ऑर्बिटल को एनर्जी की बेसिस पर अरेंज करना है, तो उससे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो ऑर्बिटल जो है वो किस शेल का है, किस सबशेल का है, तब जाके आप उसे अरेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास देखो ना, एक शेल के लिए आपका एक शेल है, जैसे के शेल है, के शेल के लिए आपको सबशेल मिला, सबशेल के अंदर आपको ऑर्बिटल्स मिले। अब सिमिलरली आपको एल शेल के लिए भी तो सेम चीज मिलेगा, सिमिलरली एम शेल के लिए भी तो आपको सेम चीज मिलेगा, तो आपके पास अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा मैं आपको क्या बोल रही हूँ, यही चीज मैंने ये के शेल की रिस्पेक्ट में बनाई, वैसे मैं एल शेल के लिए भी बनाऊंगी। ये मेरा एल शेल है, इसके अंदर मेरा एल शेल का सब शेल आ जाएगा, और उस सब शेल के अंदर मेरे एल शेल की ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। अब देखो मेरे पास इतने अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, तो अब ये इन ऑर्बिटल्स को मैंने एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करना है, तो उससे पहले मुझे क्वांटम नंबर्स का यूज करना होगा, जो मुझे बताएंगे कि ये शेल की क्या वैल्यू है, शेल के लिए क्या एनर्जी की वैल्यू होती है, सब शेल के लिए क्या एनर्जी की वैल्यू होती है, देन हम लोग ऑर्बिट पर बात करेंगे। ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पर देखो, मैं आपको पूरी थ्योरी पर लेके नहीं जाने वाली, मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कराऊंगी। तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं, हमें वही चीज लिख गया, ये बोल रहा है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल्स आर क्वांटाइज। आपको पता है आपके
आपके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज होती है, जैसे आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। बट हमने ये भी पढ़ा है कि आपकी जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की वो बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। किस फैक्टर्स पे? कि वो जो आपका ऑर्बिटल है वो मतलब आपके ऑर्बिटल जो है उसका शेप और साइज क्या है, या फिर वहां पर को अगर शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है तो आपकी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज हो सकती है, वरी हो सकती है। ठीक है, तो पहले हम क्वांटम नंबर्स को समझ लें। तो देखो ना, जनरली हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हमें 4 क्वांटम नंबर की यूज नहीं है। हम इनिशियली 3 क्वांटम नंबर जो हमारे रहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल या फिर आप बोल सकते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, और थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस पे डिस्कशन करने वाला है। ओके, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखो। ठीक है, तो पहला क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है। तो देखो ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले चीज कि आप इसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कराते हैं। ओके, और अगर आप इस n के लिए वैल्यू निकालेंगे ना, ये n की वैल्यू हमेशा आपकी इंटीजर्स वैल्यू होती है। इंटीजर वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक तो जाती हैं, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती। मतलब आपको ये 1.5 2.5 करके नहीं मिलेगी कि आपको 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी। तो जो n के लिए जो वैल्यू होती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है किसी भी एटम में, वो आपकी इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 टू इंफिनिटी। इतनी चीज क्लियर है। अब ये वैल्यू आपको मिलेगी कैसे? पहले आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज कहाँ आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने ऑर्बिट लिखा है, इन्हें आप शेल कीजिएगा। ठीक है, ये गलती से लिखा है। तो होता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से क्या है, आपको शेल की इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर मैं बोलूं किसी एटम के लिए मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो आप अगर क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर मैंने आपको दी हुई है, तो आप ये चीज निकाल सकते हैं कि आपके उस एटम में कौन सी शेल प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग शेल के बारे में पता चलता है कि आपकी शेल कौन सी है। और साथ ही साथ अगर शेल के बारे में पता है तो हम शेल का क्या निकाल सकते हैं, शेल का साइज कितना है या फिर शेल की एनर्जी कितनी है, यानी कि उस एटम के अंदर जो शेल प्रेजेंट है उसका साइज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। कैसे? तो देखो ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो एन की वैल्यू जैसे मैंने बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 2 3 4 5। तो मैंने अगर यहाँ पर सपोज 5 तक की लिखी है, इसके आगे भी चलता रहेगा, तो होगा क्या, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर n होती है तो शेल की वैल्यू क्या होती है, अभी तक हम लोग पढ़ते थे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n होती है तो शेल आपका क्या हो जाता है, k हो जाता है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 2 होती है तो शेल आपका क्या हो जाता है, l हो जाता है। यानी कि समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम लोग n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 3 4 जो करते थे वो किसकी वजह से कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू मिल रही है। ओके, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है किसी भी एटम के लिए, तो इट मींस वहां पे जो शेल प्रेजेंट है वो आपका के शेल प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि अगर किसी भी एटम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो शेल हो जाएगा आपका के, देन उसके बाद एल, देन उसके बाद एम, देन ओ, देन पी एन एम एन ओ, उसके बाद पी, ऐसे सो ऑन चलते रहेगा। ओके, अब देखो, अब हमें पता चल गया ना, किसी भी पर्टिकुलर एटम में अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसमें शेल कितना है निकाल सकते हैं। ओके, और अगर शेल की वैल्यू पता चल गई कि शेल आपका कौन सा है, तो आप उसके साइज और उसकी एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमारा क्या है, एन की वैल्यू बढ़ती रहती है, यानी कि जैसे हम न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं तो हमारी एन की वैल्यू बढ़ती है, और जैसे जैसे एन की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा क्या है, शेल का साइज भी बढ़ता है। तो देखो, के शेल का साइज थोड़ा छोटा है, एल का उससे बड़ा, एम का उससे और बड़ा, और देन सो ऑन बढ़ते ही रहता है। ओके, और साइज तो बढ़ते हैं, साथ ही साथ एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है। आप देख सकते हैं, पहले एन इज इक्वल टू 1 यानी कि के शेल के एनर्जी की वैल्यू थी -13, ओके 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एल के लिए क्या होगी, इतना ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ, -13 से ये -3 में शिफ्ट होगी, यानी कि 10 का डिक्रीमेंट हुआ। ओके, तो वही चीज है कि जैसे जैसे आप क्या है, शेल से न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, यानी कि शेल्स को बढ़ाते रहते हैं, वैसे जैसे आपकी एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई कि जैसे जैसे आपका क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, आपके शेल का साइज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ शेल का एनर्जी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो आपने जिस इतनी चीज माइंड पर रखनी है, ये आपने पक्का हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, अब यहाँ पर इसकी थ्योरी वगैरह मैं डिस्कस नहीं करा रही, जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो मैंने आपको बताई। डिवीजन करते हैं, क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू आपकी इंटीजर्स वैल्यू होती है। ओके, और ये आपको क्या बताती है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके एटम में कौन सा शेल प्रेजेंट है। ओके, और अगर आपको शेल पता चल गया तो आप शेल का साइज और शेल की एनर्जी वैल्यू भी नहीं, क्योंकि हमको पता है जैसे जैसे आपके शेल का साइज बढ़ता है, जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं, जैसे के से एल, एल से एम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ रही है और शेल के साइज की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो आपने सबसे बाहर वाला जो बॉक्स था यानी कि जो शेल था, इसके बारे में पता कर लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ओके,
अब शेल के अंदर भी हमारा एक छोटा बॉक्स होता है जिसे आप बोलते हैं सबशेल। ओके, अब ये सबशेल के बारे में हमें कौन बताएगा, तो सबशेल के बारे में हमें बताता है हमारा दूसरा क्वांटम नंबर जिसे आप बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आप देखो सब एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है। तो जैसे मैंने बोला एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है। अब ये सबशेल क्या होते हैं, सबशेल मतलब जैसे आपका एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, तो इनको आप क्या बोलते हैं, सबशेल। ओके, तो ये एस पी डी एफ जी एच ये आपके क्या होते हैं, सबशेल्स होते हैं। हमको इनका इंफॉर्मेशन कौन देता है, ये देता है हमें एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, अब एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एल से, और इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो आपने कुछ नहीं करना होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक को माइनस कर देना होता है, आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखो अगर हम एल की वैल्यूज पर पर्टिकुलरली बात करें तो एल के लिए जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी होल नंबर होती है, यानी कि वो जीरो से स्टार्ट करती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर हमारे लिए क्या है, किसी भी एटम के लिए एल की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की वैल्यू अगर 0 आई तो आप समझ लेना उस एटम में कौन सा सबशेल प्रेजेंट है, एस सबशेल प्रेजेंट है। अगर 1 आए तो पी सबशेल, 2 आए तो डी सबशेल, 3 आए तो एफ सबशेल और 4 आए तो जी सबशेल। तो ऐसे सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको टेबल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पर हमने टेबल पे भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो देखो यहाँ कैपिटल लेटर हो गया, बट ये कैपिटल लेटर को आप हटा के इसे स्मॉल कर लीजिएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है, सेल की। ओके, तो अगर मैं बोलूं मेरे पास n इज इक्वल टू 1 यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, तो मेरा शेल क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है के शेल होगा। और अगर मेरे पास के शेल है तो इसके अंदर कौन सा सब शेल होगा, यानी कि डब्बे के अंदर डब्बा यानी कि शेल के अंदर सब शेल, तो कौन सा सब शेल होगा, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी सब शेल का कि L इज इक्वल टू क्या होता है, अगर L की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलते हैं n माइनस 1, और n है मेरा 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि L की वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, 0, जब मेरा n की वैल्यू क्या होगा, 1। ओके, तो अगर मेरी L की वैल्यू 0 आई तो मेरा कौन सा सबशेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एस सबशेल। तो देखो मैंने यही चीज लिखा है कि अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो मेरी l की वैल्यू 0 होगी। और अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि शेल मेरा कौन सा होगा, k, और अगर मेरा शेल k है तो इसके अंदर यानी कि k शेल के अंदर जो मेरा सबशेल प्रेजेंट होगा वो मेरा कौन सा सबशेल होगा, एस सबशेल होगा। कितना आसान था, समझ में आया। अगली चीज, अगर मेरे बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मेरी n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि मेरा कौन सा सेल है, यहाँ पर एल शेल है, तो मेरा कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, तो देखो ये चीज माइंड पर रखना, हम यहाँ पर L इज इक्वल टू n माइनस 1 तो करते हैं, जैसे मैंने अगर यहाँ पर को n की वैल्यू 1 रखू, देखो 2 रखू क्योंकि हमारा n कौन सा है, 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने L की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो L की वैल्यू 1 तो है, बट इसके साथ साथ हम 0 को भी ऐड करते हैं। तो हमने बोला जब हमारा n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि हम कौन सी शेल की बात कर रहे हैं, L शेल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये मेरा L शेल है तो इसके अंदर मेरे कौन से सबशेल होंगे, इसके अंदर मेरे दो सबशेल होंगे। कौन कौन से, एक सबशेल होगा मेरा 0 वाला यानी कि एस सबशेल, एक सबशेल होगा मेरा 1 वाला यानी कि जब मेरी एल की वैल्यू की आई 0 आई तो मेरा एस सबशेल, अगर एल की वैल्यू मेरी 1 आई तो मेरा पी सबशेल। तो मेरे इस कौन सा n इज इक्वल टू 2 यानी कि एल शेल में जो मेरे सबशेल प्रेजेंट है वो मेरे दो सबशेल प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक एस सबशेल एक पी सबशेल। क्यों, क्योंकि मुझे दो वैल्यू मिली एल की, 0 और 1। ओके, अगला अगर n इज इक्वल टू 3 है तो क्या होगा, यानी कि शेल मेरा क्या होगा, के एल एम, यानी कि सेल मेरा होगा m, और m सेल के अंदर मेरे कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट होंगे, आपने बस ऐसा करना है l इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि l की वैल्यू आपकी आई 2, तो आपने 2 ही नहीं लिखना, आप इसे लिखेंगे 0 1 2, यानी कि आपके शेल के अंदर यानी कि आपके m शेल के अंदर तीन सबशेल प्रेजेंट है, एक 0 वाला, एक 1 वाला, एक 2 वाला। 0 वाला मतलब s सबशेल, 1 वाला मतलब p सबशेल, 2 वाला मतलब d सबशेल, यानी कि आपके m शेल के अंदर तीन सबशेल प्रेजेंट है। ओके, सिमिलरली 4 के लिए भी आप कर सकते हैं। 4 के केस में आपके चार सबशेल आपके प्रेजेंट होंगे, s p d f, क्योंकि l की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3 3 आएगी, क्योंकि n माइनस 1 है तो 4 तो हो गया। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पर आपको सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एक शेल के अंदर कितने सबशेल प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर आई। अब हमने निकाल लिया शेल, हमने निकाल दिया सबशेल। अब इसके अंदर कौन होता है, मैंने बोला ऑर्बिटल, जो हमारा मेन है। ऑर्बिटल के बारे में तो हमने बात करनी है, तो ऑर्बिटल हमें कैसे पता चलता है, कौन बताता है, तो ऑर्बिटल का बारे में हमें पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहली चीज आपको ये चीज पता चल गई ना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। यानी कि आपके पास शेल था, आपने शेल निकाल दिया,
शेल के अंदर है आपका सबशेल, आपने सबशेल भी निकाल दिया। अब आपने निकालना है ऑर्बिट। इस और शेल के अंदर जो सबशेल है, सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिट प्रेजेंट है। ओके, तो हम सबको निकालेंगे। तो देखो ऑर्बिट की नंबर आप कैसे निकालेंगे, तो इसको आप निकालते हैं एम की हेल्प से। एम होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू निकालते हैं। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो एम के लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किस पे बेस्ड होता है, एल पे बेस्ड होता है। जैसे एल का फॉर्मूला एन पे बेस्ड था, वैसे ही एम का फॉर्मूला एल पे बेस्ड है। समझ में आ रहा, हमने इसका फॉर्मूला क्या है, इस पे बेस्ड है, इसका फॉर्मूला आपका इस पे बेस्ड था। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए यहाँ पे देखिए हुआ क्या, कैसे निकालेंगे आप एम की वैल्यू। एम की जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी किसके इक्वल होती है, नेगेटिव एल से पॉजिटिव एल के बीच की होती है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं, सपोज मेरी एल की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो अगर मेरी एल की वैल्यू 2 है, तो उस केस में मेरी एम की वैल्यू क्या होगी। आपने बस इस एल की जो वैल्यू है उसे पॉजिटिव से नेगेटिव में लेके जाना है। पहले आपका क्या, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव ही लेके चलो। एल की वैल्यू 2 है, तो आपने इसे बोला -2, उसके बाद -1, देन 0, देन +1 +2। तो आपको m की इतनी सारी वैल्यूज मिली। अब आपने इन वैल्यूज को ऐड नहीं करना होता है, ठीक है। आप इन्हें क्या करेंगे, जस्ट काउंट, यानी कि 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू। यानी कि यहाँ पर आप बोलेंगे आपके पास कितनी वैल्यू आई है, 5 वैल्यू। 5 वैल्यू मतलब 5 ऑर्बिट। यानी कि अगर आपकी किसी एटम के अंदर L इज इक्वल टू 2 है, L आपको क्या बताता है, सबशेल के बारे में बताता है। यानी कि अगर आपका सबशेल 2 है, और हमारा क्या था, सबशेल 2 क्या बोला था हमने, अगर L की वैल्यू 2 है, यानी कि सबशेल हमारा कौन सा है, D। यानी कि डी सबशेल के अंदर हमारे जो ऑर्बिट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, 5 ऑर्बिट प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर आई। तो यही चीज हमने यहाँ पे निकालना है, बहुत आसान है, आप जस्ट सुनिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रही हूँ, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। तो देखो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शेल की वैल्यू बताएंगे, फिर सबशेल, एंड देन उसके अंदर ऑर्बिट। ओके, तो देखो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर हमने बोला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है। अगर हमने बोला हमारी शेल की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1, यानी कि शेल हमारा कौन सा है, के शेल हमारे पास प्रेजेंट है। अगर इस के शेल में अगर हमने सबशेल निकालना है, तो हमारे कितने सबशेल प्रेजेंट होंगे, तो आपने क्या करना होता है, n-1 करना होता है। तो n-1 करके जो वैल्यू आई उतने सबशेल। ओके, तो देखो n आपका 1 है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि l के लिए जो वैल्यू आई 0। तो हमने बोला जब l की वैल्यू आपकी 0 होगी, तो कौन सा सबशेल प्रेजेंट होगा, s सबशेल। यानी कि इस शेल के अंदर कौन सा सबशेल प्रेजेंट है, s सबशेल प्रेजेंट है। ओके, अब इस सबशेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्बिट प्रेजेंट होगा। तो कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, उनको कैसे पता करेंगे, तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। m का फॉर्मूला क्या था, m आपको बोलता था प्लस एल से आप माइनस एल पे जाओ। अब आपका और एल की वैल्यू कितनी है, 0। अब देखो 0 को प्लस, 0 को माइनस तो आप कभी करते नहीं है। बाकी जो इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4, इनको तो आप प्लस माइनस कह सकते हैं, लेकिन 0 तो प्लस में और 0 तो माइनस में होता नहीं है। तो 0 मतलब क्या हो गया आपका, 0। 0 को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कर सकते, 0 मतलब हो गया 0। यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू आपको क्या मिली, 0। अब देखो m की वैल्यू 0 मिली, इसका मतलब ये नहीं कि m आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट आपके 0 है। मैंने क्या बोला, आपको वो नंबर से मतलब नहीं करना, आपने जस्ट देखना है कि कितनी वैल्यू आई। आपको m के लिए एक वैल्यू मिली जो है 0, तो वैल्यू आपको कितनी मिली, 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट भी कितने होंगे, 1 होंगे। यानी कि के शेल के अंदर आपका एस सबशेल है। इस एस सबशेल के अंदर हमारा कितना ऑर्बिट है, सिर्फ एक ऑर्बिट प्रेजेंट है, जिसे आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्बिट प्रेजेंट है। कितना आसान था। और अगर मैं इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंटेशन बताऊं, और इन्हीं ऑर्बिट को हमने एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना है, ठीक है। अगर मैं इस ऑर्बिट का रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो हम इस ऑर्बिट को क्या नाम देंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल की बात करेंगे। तो शेल नंबर हमारा है 1, तो मैं इसे बोलूंगी 1। ओके, उसके बाद हम एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि सबशेल की बात करेंगे। सबशेल हमारा क्या है, s। ओके, तो मैं इसे बोलूंगी 1s। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद हमारा ऑर्बिट कितना है, एक, तो ये एक ऑर्बिट दिखाया गया, तो इस ऑर्बिट को मैं क्या बोलूंगी, 1s ऑर्बिट। अब हमने इसे इसको एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना है, तो पहले हम बाकी ऑर्बिट भी निकालना सीखते हैं, देन हम अरेंज करेंगे। तो ऑर्बिट निकालना सीखा, बस इतना करना। ओके, अब हम दूसरे पे बात करते हैं। तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं हमारे लिए n की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 2 है, मतलब हमारा शेल कौन सा है, l शेल है। ओके, अब इस l शेल के अंदर कितना सब शेल है, कैसे पता चलेगा, आपने क्या करना होता है, n-1। तो n है आपका 2, तो 2 - 1 क्या हुआ, 1। तो मैंने कहा 1 ही नहीं लेना, 1 के आगे आपका क्या आता है, 0 भी तो आता है, तो आप 0 को भी साथ लिखते हुए चलेंगे। यानी कि आपके लिए l की वैल्यू 2 आई है, कौन कौन सी, एक 0 एक 1। ओके, अब 0 के लिए कौन सा सबशेल, 0 सबशेल के लिए मैं कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, तो हमने ऊपर निकाला। अगर आपका सबशेल 0 है, समझ में आ रहा, अगर आपके लिए l की वैल्यू 0 है, तो सबशेल है आपका s। तो s सबशेल के अंदर कितना ऑर्बिट है, एक
एक ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो आपने यहाँ पर को लिखा, मैंने यहाँ पर को सबको कंबाइंडली लिख लिया, बट आपको होप समझ में आ रहा हो। तो हमने क्या बोला, देखो मैं आपको यहाँ पर देख के चलती हूँ, आप जस्ट यहाँ पर देखो, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो n की वैल्यू हमारी कितनी आई, एक मिनट रुकिएगा, n की वैल्यू हमारी कितनी आई, हमने बोला n इज इक्वल टू 2 है, तो n हमें किसके बारे में बताता है, शेल, ओके। और शेल हमारा कितना आया, k के बाद l शेल हमने मिला, ठीक है। अब इस शेल के अंदर कितने सब शेल है वो कैसे पता चलेगा, l की वैल्यू से। तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1, तो अगर n-1 करेंगे तो आपको मिलेगा 1, बट 1 ही नहीं लेनी है, 1 के साथ हम क्या लेंगे, 0 भी लेंगे, इससे आगे 0 भी आता है क्योंकि, ओके। तो अगर हमारी l की वैल्यू 0 होती है तो हमारा सब शेल कौन सा होता है, s सब शेल। अगर 1 होती है तो हमारा सब शेल कौन सा होता है, p। यानी कि अगर n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि अगर हमारे पास शेल क्या है, l शेल हमारे पास प्रेजेंट है, तो इस l शेल के अंदर हमारे दो सब शेल प्रेजेंट है। कौन सब शेल प्रेजेंट है, एक s सब शेल प्रेजेंट है और एक p सब शेल प्रेजेंट है, दो सब शेल प्रेजेंट है, ओके। अब इन दो सब शेल के अंदर हमारे कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमें m से, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, m की वैल्यू निकाली जाती है प्लस l से माइनस l की ओर जाओ। तो देखो पहले हम l की वैल्यू 1 निकालेंगे, फिर l की वैल्यू 2, यानी कि देखो ना दो सब शेल है ना, s सब शेल और p सब शेल। अब s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, क्योंकि ऑर्बिट हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब शेल के अंदर। तो अगर s सब शेल है और p सब शेल है, दो टाइप की सब शेल है, तो इनके अंदर दो टाइप के, मतलब दो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल भी तो होंगे। तो हमने पहले s सब शेल के अंदर के ऑर्बिट निकालने, देन p सब शेल के अंदर के ऑर्बिट निकालने, ओके। तो पहले p लिखा हुआ तो हम p के अंदर के निकाल लेते हैं। तो p हमारा सब शेल है, इस p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, तो देखो p के लिए l की वैल्यू कितनी है, 1, तो आपने क्या करना है, +1, उसके बाद जाना है 0, उसके बाद -1, यानी कि आपने प्लस से नेगेटिव की ओर जाना है। तो +1, उसके बाद क्या आएगा, जैसे आपका -1 आएगा ना, पहले -1, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद +1, यानी कि यहाँ पर आपकी m की वैल्यू कितनी मिली, 3 वैल्यू आपको मिली। तो आप बोलेंगे कि ये 3 वैल्यू मतलब 3 ऑर्बिट आपके प्रेजेंट है। तो यानी कि p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिट प्रेजेंट है, जिसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया, ओके। अब s सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो देखो s की वैल्यू तो आपकी 0, s के लिए l की वैल्यू आपकी 0, तो l आपका मतलब 0 तो आपका कभी पॉजिटिव में भी नहीं जा सकता है, नेगेटिव में भी नहीं जा सकता है, तो आपके लिए एक ही m की वैल्यू आई। तो s सब शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, जिसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। तो देखो आपको पता चला कि आपका अगर सब शेल कितना, आपका अगर l सब सॉरी, अगर आपका क्या है, एल शेल प्रेजेंट है, आपके पास एक एल शेल है, सपोज ये आपका एल शेल है, वेट कीजिए दिखेगा नहीं ऐसे, अगर मैं बोलूं, एक मिनट रुकिएगा बस, अगर मैं बोलूं आपके पास एल शेल है, ये आपका एल शेल है, इस एल शेल के अंदर क्या है, आपके पास दो टाइप के सब शेल है, यानी कि इसके अंदर दो सब शेल है, कुछ ऐसे, ओके। अब ये दो सब शेल के अंदर क्या है, अगर आप पहला वाला सब शेल लेंगे, ये वाला पी वाला, इसके अंदर 3 ऑर्बिट है, इसके अंदर 3 ऑर्बिट है, और दूसरे वाले सब शेल के अंदर एक ऑर्बिट है। अब आपको समझ में आएगी क्या चल रहा है, तो सेल, सेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिट, ओके। और इन्हीं ऑर्बिट को हमने एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना है। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो इसको हम, इस ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप शेल की वैल्यू बताते हैं, शेल के बारे में बताते हैं, तो कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है, n इज इक्वल टू 2 शेल से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसके आगे लिखेंगे 2, उसके बाद हम इसके l की वैल्यू लिखेंगे, तो l की वैल्यू क्या है, आपका p सब शेल है, तो आपने लिखा 2p, ओके। तो ये सब शेल को क्या बोले, सॉरी इस ऑर्बिट को आप क्या बोलेंगे, 2p ऑर्बिट, इतनी चीज समझ में आया, ये 2p ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट कौन सा है, ये कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है, 2 शेल से बिलोंग कर रहा है, और कौन सा यहाँ पर कौन सा सब शेल है, यहाँ पर s सब शेल है, तो आप इस ऑर्बिट को क्या टर्म देंगे, 2s ऑर्बिट, 2s ऑर्बिट, ओके। तो ये वाला ऑर्बिट हो गया आपका 2p ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट हो गया 2s ऑर्बिट, समझ में आया। सिमिलरली हमने क्या है, 3 के लिए भी ऐसे निकालना है, 3 कैसे के लिए क्या निकालेंगे, तो देखो इसी के आगे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लास्ट 3 निकालते हैं, उसके बाद 4 5 तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। बस आपको समझना है ये ऑर्बिट कहाँ से आ रहे हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो देखो अगर l की वैल्यू हमारी 3 है, n की वैल्यू 3, तो हमारा l सेल क्या हो जाएगा, k l, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है m, यानी कि हमारा अगर n की वैल्यू हमें 2 दी हुई है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हमारा शेल कौन सा है, m शेल है, ओके। अब इस m शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट होंगे, तो कौन कौन से सब शेल प्रेजेंट होंगे, तो वो हमें पता चलता है l की वैल्यू से। तो l की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, इतनी चीज समझ में आई। तो ये 3 हमारे क्या है, सब शेल है, ओके। अब 3 सब शेल कौन कौन से, 0 मतलब s सब शेल है, 1 मतलब p सब शेल है, 2 मतलब d सब शेल है, यानी कि आपके m शेल के अंदर 3 सब शेल है, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल, ओके। अब इन 3 सब शेल के अंदर ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे सेपरेटली, तो कौन कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो ऑर्बिट को हम लिखते हैं m से, ओके। तो कौन कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो देखो
एस के लिए एल की वैल्यू है 0, यानी कि इसमें सिर्फ एक ऑर्बिट, तो ऑर्बिट आप ऐसे निकालो ना, ऑर्बिट आपको समझ में, एस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑर्बिट एस के अंदर, पी के अंदर कितना ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, और डी के लिए कितने ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। बस 5 ऑर्बिट कैसे निकली, समझ में आया, 5 ऑर्बिट कैसे निकले, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, तो अगर आप -2 से +2 की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -2, उसके बाद -1, उसके बाद आपका 0, देन +1, देन +2, तो कितनी वैल्यू आई, 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू आई, यही 5 और वैल्यू तो किसके इक्वल होंगे, 5 ऑर्बिट के इक्वल होंगे, तभी तो हम डी ऑर्बिट को कैसे लिखते हैं, 5 बॉक्स में लिखते हैं, समझ में आ रहा, तो यही चीज है, इतनी चीज क्लियर है, तो हमने यहाँ से क्या है, ऐसे ऑर्बिटल की वैल्यू निकाली, ओके। अब हमने क्या करना है, देखो इन ऑर्बिटल को एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना है। अब इनकी जो एनर्जी की वैल्यू होती है, हमने पहले भी बोला, इनके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत सारे फैक्टर, जैसे कि ऑर्बिट का शेप कैसा है, साइज क्या है, और शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती है। तो अब हमने यहाँ पर को क्या लेना है, इतना हम समझ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर 2 केस लेते हुए चलेंगे, कौन कौन से केस, तो मैं यहाँ आपको थ्योरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, आप भी बोर होने लगे होंगे, मैं आपको सीधे केस पे लेके चलती हूँ कि ऑर्बिटल की, अगर हम ऑर्बिटल्स को एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करें, उनका डायग्राम बनाए, तो हम 2 केस को फॉलो करेंगे। पहला केस तो हम ऐसे ऑर्बिटल की बात करें, या फिर आपको बोलूं एक ऐसे एटम के ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन आपका एटम है, हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम पॉजिटिव की बात करूं, तो हीलियम पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लिथियम डबल पॉजिटिव की बात करूं, तो लिथियम डबल पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे एटम जहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस केस में उस एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे, उनका एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडली हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए, उन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए जो ऑर्बिटल्स की वैल्यू होंगी, जो ऑर्बिटल हमारे आएंगे अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल को आप कैसे एनर्जी के बेसिस पे अरेंज करेंगे, क्योंकि दोनों के केस में अलग अलग टाइप की ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होता है, ओके। कैसे होगा, तो आप जस्ट यहाँ पे सुनिए, यहाँ ध्यान से सुनेगा। अब हम पहला केस लेते हुए चल रहे हैं, यानी कि एक ऐसे एटम की बात कर रहे हैं जहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो उस एटम में जहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उस केस में जो एटम के अंदर ऑर्बिट होंगे, उनको आप एनर्जी के बेसिस पे कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको नीचे डायग्राम के थ्रू पहले समझाती हूँ, ये हम बाद में देखेंगे। तो देखो मैं एटम को कैसे बना सकती हूँ, एटम को हम ऐसे बनाएंगे। सपोज मैंने बोला कि देखो, जैसे सेंटर पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस, इसके चारों ओर हम अपने शेल दिखाते हैं। ये हमारा पहला शेल हो गया, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट होप समझ लीजिएगा, ये हमारा दूसरा शेल हो गया, ओके। इसके बाद हमारे ये तीसरे शेल हो गए। अब 3 ही शेल मैं यहाँ पर को दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये 3 शेल है, ठीक है। अब देखो ना, अब मैं आपको ये चीज बता चुकी हूँ, ये मैंने इसीलिए बताया था। देखो ये आपके शेल्स है, ठीक है। इन शेल को, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये वाला मेरा एक शेल है, सपोज ये कौन सा शेल होगा, हमारा के शेल होगा। तो ये मेरा शेल है के, ओके। अब मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि ये हमारा के शेल है, तो इसके अंदर हमारी ऑब्वियस सी बात है सब शेल भी होंगे। अब सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं नहीं बता रही, मैं बोल रही हूँ कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं मैंने आपको निकालना बता दिया। अभी मैं बोल रही हूँ कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से सब शेल हो सकते हैं। हमको पता है एस सब शेल हो सकता है, पी सब शेल हो सकता है, डी सब शेल हो सकता है, एफ सब शेल हो सकता है, ओके। उसके साथ साथ अगर सब शेल है, तो सब शेल की वजह से क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे, यानी कि एस के ऑर्बिट प्रेजेंट होगा, एस के ऑर्बिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी के ऑर्बिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी के ऑर्बिट को ऐसे, और एफ के ऑर्बिट में कुछ ऐसे 7 बना के, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एस का ऑर्बिट, पी का ऑर्बिट, डी का ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट, ओके। और इस ऑर्बिट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं। अब देखो, इनको रिप्रेजेंट करना भी आपको पहले ये चीज समझ जानी चाहिए कि इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप अपना ऑर्बिट रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब शेल का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, फिर सब शेल का रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने आपको बोला ये मेरा एक ऑर्बिट है, एस का ऑर्बिट है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अगर मेरी एक वैल्यू आई है तो मैंने एक बॉक्स बनाया, अगर 3 वैल्यू आती है तो मैं 3 बॉक्स बनाती हूँ। समझ में आ रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पर हमारे एम की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 आए, तो मैंने 3 बॉक्स बनाए, 3 बॉक्स मतलब पी के करस्पॉन्डिंग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बॉक्स है, मतलब एक ऑर्बिट मुझे दिखाया गया, तो मैं इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, मैंने बोला सबसे पहले आप अपना शेल नंबर लिखेंगे, शेल नंबर हो गया 1, ओके। उसके बाद अपना सबशेल लिखेंगे, सबशेल कौन सा है, एस सबशेल, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर मैं इस ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करूंगी, इसको नाम दूंगी, तो क्या दूंगी, मैं देखूंगी कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है, ये 2 शेल से बिलोंग कर रहा है, कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है, पी सबशेल से बिलोंग कर रहा है, तो इससे मैं बोलूंगी 2p। तो वही नेमिंग आपने यहाँ करानी है। जैसे अगर मैं बोलूं ये जो मेरे सब ऑर्बिट आए हैं वो कहां से आए हैं, पहले सबशेल के हैं, तो सबके आगे पहले 1 1 लगा होगा, 1 1 1 1, ओके। और ये जो सबशेल, ये जो ऑर्बिट है वो मेरे कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है, एस सबशेल से, तो मैं इसे बोलूंगी 1s।
ये वाले ऑर्बिट को मैं कौन क्या बोलूंगी, कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है, पी से, तो मैं इसे बोलूंगी 1p। ये कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है, डी, इसे बोलूंगी 1d, इसे बोलूंगी 1f। ये तो आपको पता है। अगर सिमिलरली मैं दूसरे वाले शेल की बात करती, यानी कि शेल नंबर सेकंड, जिसके लिए n की वैल्यू 2 है, तो इसको मैं क्या बोलती, ये मेरा एल शेल होता। और एल शेल के लिए भी ये ऑर्बिट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 2s, 2p, 2d एंड 2f। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज होती है, ये आपको पता है। ओके, अब होता क्या, अगर मैं बोलूं ये जो मेरा सिस्टम है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इट मींस क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता एक एटम के अंदर। क्यों? क्योंकि आपका एक इलेक्ट्रॉन अकेला प्रेजेंट है, सपोज ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, होता क्या, आपके एटम में सिर्फ एक फोर्स देखा जाता है, वो होता है आपका अट्रैक्शन फोर्स, जो कि आपको पता है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, मतलब एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करती तो यहाँ पर रिपल्शन भी होता, अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन भी। क्यों? क्योंकि अगर एक सिस्टम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है या फिर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन तो हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिटल की एनर्जी में डिस्टर्बेंस होता है। तो पहले हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ध्यान नहीं देना, हम जस्ट बात कर रहे हैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता। आपके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रखा है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर को अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। ओके, अब यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने ऑर्बिटल्स को एक सिंपल एनर्जी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने क्या बोला था, जैसे आपके शेल्स क्या है, न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनकी एनर्जी बढ़ती है। यानी कि सबसे क्लोज सेल कौन है, के शेल है, उसके बाद एल शेल है, उसके बाद एम शेल है, उसके बाद एन शेल है। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर दूर जा रहे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि एन शेल की एनर्जी बढ़ रही है, देन एम, देन ये, यानी कि के शेल की एनर्जी सबसे कम, एल की उससे ज्यादा, एम की उससे थोड़ी और ज्यादा, एन की सबसे ज्यादा। ओके, अब होगा क्या, देखो अभी मैंने ये बोला कि अगर इनकी एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है के शेल के अंदर आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट है, एल शेल के अंदर भी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट है, एम शेल के अंदर भी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट है, और एन शेल के अंदर भी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर को जो ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी भी क्या है, इसी बेसिस पर बढ़ती घटती रहती है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि के शेल मेरा क्या है, यानी कि ऐसा शेल जहां पर एन की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, एल मतलब ऐसा शेल जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, एम मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 है। तो अगर मेरे पास क्या है, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, तो और इन शेल की एनर्जी भी मैंने आपको बता दी, के की एनर्जी सबसे कम, एल की उससे थोड़ी ज्यादा, एम की उससे और ज्यादा, और एन की सबसे ज्यादा। ओके, तो इन शेल के अंदर भी हमारे क्या होंगे, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिट। तो इन हमने ऑर्बिट की रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो के शेल के अंदर जो मेरी ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, इनके लिए जो एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, उसके बाद एल वाले ऑर्बिट की, उसके बाद उससे ज्यादा। मतलब समझ में आ रहा? तो के शेल के अंदर देखो, मैं ऐसे लिख देती हूँ, के शेल के अंदर जो मेरे ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर मेरे ऑर्बिट हो सकते हैं, इसके अंदर भी मेरे ऑर्बिट होंगे, इसके अंदर भी मेरे ऑर्बिट होंगे, और इसके अंदर भी मेरे ऑर्बिट होंगे। तो अगर मैं इनकी ऑर्बिट की एनर्जी बताऊं, तो इनकी एनर्जी भी कुछ ऐसे रूट में होगी कि के शेल के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है, इनकी एनर्जी सबसे कम होगी, देन एल शेल की, देन ओ एम शेल की, और देन लास्टली एन शेल की। यानी कि ऑर्बिट भी कुछ ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, उनको उनका ऑर्बिट का एनर्जी लेवल भी कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, अब देखो ऐसा तो नहीं है ऑर्बिट एक ही हो, ऑर्बिट तो आपके बहुत सारे, जैसे मैंने हाइपोथेटिकली बताऊं कि के शेल के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं, 1s ऑर्बिट कैसे होंगे, मे बी 1s हो सकते हैं, 1p हो सकता है, 1d हो सकता है, 1f हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर l इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ भी आपके वन नहीं, आपके यहाँ पर 2s ऑर्बिट होंगे, 2s, 2p, 2d, 2f। ओके, ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर 3s, 3p, 3d, 3f ऐसे हो सकते हैं ना। मतलब यहाँ पर मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ, देखो के शेल के अंदर आपके पी डी नहीं होते हैं, होते 1s ही है। मैं जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रही हूँ हाइपोथेटिकली कि ये सारे हो सकते हैं। ओके, तो अगर मेरे 1s, 1p, 1d, 1f ऑर्बिट के शेल के अंदर प्रेजेंट है, तो ये सब की एनर्जी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। अब आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये के शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट है, इनकी आपस में एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन किससे कम होगी, एल शेल के अंदर जो आपके ऑर्बिट प्रेजेंट है उससे कम होगी। ओके, और एल शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी आपस में इक्वल होगी, लेकिन इनकी वैल्यू किससे कम होगी, एम शेल के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उनसे कम होगी। समझ में आया? यानी कि इन सब की एनर्जी देखो, इसकी एनर्जी इसके इक्वल, ये सबकी सबकी एनर्जी क्या है,
इन सबकी एनर्जी इक्वल है, ओके, इन सबकी एनर्जी इक्वल है, इन सबकी एनर्जी इक्वल है, बट इनकी एनर्जी, इन सबकी एनर्जी क्या है, लेसर है, किससे लेसर है, इनसे। इन सबकी एनर्जी क्या है, लेसर है, किससे, इससे। समझ में आ रहा है अब आपको? तो कुछ ऐसी चीज आपको देखी जाती है जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन अगर आप यहीं पर को मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही शेल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट है उन सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। मतलब जैसे मैंने यहाँ बोला, एक शेल के अंदर मेरे चाहे जितने भी ऑर्बिट हो, 1s 1p 1d 1f, जितने भी ऑर्बिट हो, इन सबकी एनर्जी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एनर्जी डिफरेंस तो देखा जाएगा, शेल शेल के बेसिस पे एनर्जी डिफरेंस तो देखा जाएगा, बट एक ही शेल के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है इनके बीच में भी एनर्जी डिफरेंस देखा जाता है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1s की एनर्जी क्या है, लेसर है कंपेयर टू 1p, 1p की एनर्जी लेसर है कंपेयर टू 1d, लेसर है कंपेयर टू 1f। यानी कि हमने क्या है, ऐसा अरेंजमेंट तब देखते हैं जब हम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जैसे हम लोग शेल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि सेल जैसे हमारे न्यूक्लियस से दूर दूर जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है, तो उन शेल के अंदर जो एटम ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल की एनर्जी भी उसी पैटर्न में घटती बढ़ती रहती है। जितना ज्यादा आपके शेल की एनर्जी होगी, उस शेल के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उनकी एनर्जी भी उतनी ही होगी, ओके। और ऑर्बिट अगर एक शेल में बहुत सारे हैं तो उन सबकी एनर्जी इक्वल होगी, किसके केस में, जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम, बिकॉज इसका आपके पास पता है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसीडर करते हैं, ओके। अब ये बोल रहा है, देखो हाइड्रोजन एटम के केस में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पर को हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का केस नहीं देखा जाता। वहां पर को सिर्फ एक ही अट्रैक्शन फोर्स देखा जाता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के थ्रू किया गया अट्रैक्शन फोर्स। वहां पे कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ही नहीं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं है तो वहां शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। और आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, मैंने आपको पहले भी बताया, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, आपके ऑर्बिटल की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, ये शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब हमने क्या, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखना जब भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करेंगे, ओके। तो ये बोल रहा है इन द हाइड्रोजन एटम ऑल द ऑर्बिटल विद इन अ शेल हैविंग ए सेम एनर्जी, यानी कि एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिट आपके प्रेजेंट है उन सबकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो सारे ऑर्बिट हमारे क्या है, डीजनरेटेड। जैसे हम बोलेंगे कि अगर मैं बोलूं एक शेल के अंदर जो मेरे ऑर्बिट है वो मेरे एस ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट है और एफ ऑर्बिट है, तो ये सारे एक ही शेल के अंदर से अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो इन सारे ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। या फिर इक्वल एनर्जी को हम क्या टर्म देते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिट। यानी कि डीजनरेटेड ऑर्बिट मतलब ऐसे ऑर्बिट जिनकी एनर्जी इक्वल है। यानी कि एक शेल के अंदर मेरे ये अगर चारों ऑर्बिट प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगी ये चारों ऑर्बिट मेरे डीजनरेटेड है, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है। किसके केस में, अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करी, ओके। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अब ये बोल रहा है तो हम क्या, द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये छोड़ो, आप जिस इतना बोलो कि अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम दिखाएंगे तो आपको पता है कि हमने देखो वन शेल, जो अगर हमारा के शेल होता है ना, ये देखो अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग के शेल की बात करते हैं तो के शेल में कौन कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, के शेल में सिर्फ एक ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, 1s, ओके। एल शेल में कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, दो ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका 2s, एक होता है 2p, ओके। 3s में कौन, तो अगर मैं शेल नंबर 3 की बात करूं तो 3 शेल में कौन कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका, कौन कौन से देखो, एक तो आपका s होता है यानी कि एक 3s, एक होता है 3p, एक होता है 3d, ओके। यानी कि होगा क्या, तो आप क्या कह सकते हैं कि इस शेल के, आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, अगर मैं इन शेल के ऑर्बिट, वो अभी तो मैंने आपको क्या बोला, 1s भी हो सकता है, 1p भी हो सकता है, वो हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में कितने होते हैं, अगर आप के शेल की बात करेंगे सिर्फ के शेल के अंदर एक ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, वो है 1s, ओके। टू शेल के अंदर कौन सा कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, दो ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, एक होता है 2s ऑर्बिट, एक होता है 2p ऑर्बिट, ओके। अब होगा क्या, अगर हम इनको एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ एनर्जी के बेसिस पे कैसे अरेंज किया है, देखो
फर्स्ट शेल यानी कि जब n इज इक्वल टू 1 यानी कि जो पहला शेल है, पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिट प्रेजेंट है 1s, तो ये 1s की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि आपका पहले शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम। ओके, उसके बाद इसकी एनर्जी क्या होगी, लेसर देन होगी। किससे? आपकी जो दूसरा शेल यानी कि n इज इक्वल टू 2 शेल में कितने ऑर्बिट प्रेजेंट है, 2 ऑर्बिट प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक होता है 2s ऑर्बिट, एक होता है 2p ऑर्बिट। ओके, तो इसकी 1s की एनर्जी क्या होगी, 2s और 2p से कम होगी, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही शेल से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया, वो ऑर्बिट जो सेम ही शेल से बिलोंग करते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है। किसके टर्म में? जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करते हैं। लेकिन ये एनर्जी डिफर हो जाएगी अगर आप कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। अभी आप जिस इतना समझो, तो देखो आप देखो, ये है हमारा, ये पहले शेल की बात कर रहा है, ये फर्स्ट शेल की बात कर रहा है। ये दोनों क्या है, सेकंड शेल के ऑर्बिट हैं। ये तीनों क्या है, आपके थर्ड शेल के ऑर्बिट हैं। ये चारों आपके क्या है, फोर्थ शेल के ऑर्बिट हैं। तो ये फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो इसको एनर्जी 1s, जो कि सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, और आपको पता है फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा कम होती है। तो फर्स्ट शेल के अंदर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है इनकी एनर्जी भी सबसे कम होगी। ओके, उसके बाद सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रेजेंट है, कौन कौन से सेकंड शेल में कौन कौन से ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, 2s और 2p निकालना मैंने बता दिया। तो 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, 1s से तो ज्यादा होगी, बट 2s और 2p की एनर्जी आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये जो दो ऑर्बिट है वो सेम ही सेल से बिलोंग कर रहे हैं। ओके, अगला अगर आप शेल नंबर थर्ड में जाएंगे, इस शेल नंबर थर्ड में 3 ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, और ये तीनों ऑर्बिट की एनर्जी आपस में इक्वल होती है, बट किससे ज्यादा होती है, आपके सेकंड शेल में जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उससे ज्यादा। ओके, और फोर्थ शेल में जो ऑर्बिट प्रेजेंट है उससे कम। तो फिर हमने यहाँ पर को ग्रेटर वाला साइन लगाया कि फोर्थ शेल में जितने भी ऑर्बिट है, 4 ऑर्बिट हमारे पास होते हैं, 4s 4p 4d 4f, इनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब आपको समझ में आया। और इन्हीं ऑर्बिट को हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जब हम पुट करते हैं तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये आपका एनर्जी डायग्राम है, ठीक है, यहाँ से आप एनर्जी दिखा रहे हैं। तो देखो, पहले शेल में जब आप फर्स्ट शेल की बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा, जब आप फर्स्ट शेल की बात करते हैं, शेल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो एक फर्स्ट शेल में आपको सिर्फ एक ऑर्बिट मिलता है, 1s ऑर्बिट, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे क्लोज होती है, क्योंकि ये सबसे क्लोज होता है, न्यूक्लियस से सबसे पास होता है। ओके, उसके बाद आपका सेकंड शेल के अंदर दो ऑर्बिट, कौन से, 2s और 2 ऑर्बिट। तो देखो यहाँ पर जो नंबरिंग हो रही है वो किसके बेसिस पे हो रही है, आपके शेल नंबर के बेसिस पे। ये तो आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर को क्या है, हमने लिखा कि ये दूसरे शेल में हमारे दो ऑर्बिट प्रेजेंट है, 2s और 2p, इन दोनों की एनर्जी देखो आपस में इक्वल है, इनको हमने एनर्जी के बेसिस पे इक्वल रखा है। इट मींस ये दोनों क्या है, डिजनरेटेड ऑर्बिट है, इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है, 2s और 2p की। ओके, अब शेल नंबर 3 में कितने ऑर्बिट हमारे प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिट, 1 2 3, यानी कि 3s 3p 3d ऑर्बिट हमारे प्रेजेंट होते हैं जब हम लोग शेल नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो इस शेल नंबर थर्ड में जो हमारे 3 ऑर्बिट है, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है, ये तीनों इक्वली प्रेजेंट है, यानी कि ये तीनों ऑर्बिट हमारे क्या है, डिजनरेटेड है। सिमिलरली फोर्थ शेल में हम लोगों को 4 ऑर्बिट देखने को मिलते हैं, इनकी एनर्जी इक्वल होती है। फिफ्थ शेल में हमको 5 ऑर्बिट देखने को मिलेंगी, वो उनकी एनर्जी भी आपस में इक्वल होगी। तो एक और चीज यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो आपके ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस है ना, वो भी कम होते जा रहा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर पहले वाले ऑर्बिट यानी कि 1s और 2s के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन 2s और 3s के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और 3s के और 4s के बीच में तो और कम डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमने ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि जैसे जैसे आप क्या है, एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, k से l m n ऐसे जाते हैं, तो एनर्जी तो बढ़ती है, बट इनके बीच में आपस का डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। और उसी वजह से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, शेल का नंबर बढ़ा रहे हैं, तो शेल के अंदर जो ऑर्बिट बढ़ रहे हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ रही है, क्योंकि शेल की एनर्जी बढ़ रही है तो ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ती है। तो शेल के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, तो ऑर्बिट के बीच में भी डिफरेंस कम हो रहा है। इतनी चीज समझ में आई? तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है कि अगर आप नोटिस करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, सक्सेसिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, वहां पर शेल के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका कम होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है जितने ज्यादा हम लोग दूर दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, वो जो शेल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, एक दूसरे से अप्रोच करने लगते हैं, ठीक है। अब वही चीज बोल रहा है, ये जो कंडीशन हम यहाँ पर को पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल का अरेंजमेंट हम पढ़ रहे हैं एनर्जी के बेसिस पे, ये तभी अप्लाई होगा ये वाला केस जब आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका बता दिया, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 1 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, तो इनके केस में यहाँ पर को बताया हुआ है। इतनी चीज क्लियर है? तो ये हो गया।
इतनी चीज समझे। तो ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की बात करें, ठीक है। अब अगर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो क्या होगा, देखो अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में आपके ऑर्बिटल की एनर्जी किस टाइप की होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होता है, जो आप यहाँ पर ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर देख रहे थे ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये डिस्टर्ब कैसे होता है तो हम नीचे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर को हम लोग ऐसे बात करते हैं, मैं आपको जस्ट पहले नीचे दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा दिखाती हूँ, जैसे सेंटर हम एक एटम ड्रॉ करते हैं। एटम कैसा होगा, सेंटर पे आपका पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में आपके क्या हो गए, ये आपके शेल्स या जिसे आप क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, ओके। अब है क्या, अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक से ज्यादा होंगे। तो मैंने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर को प्रेजेंट करवा दिया, ओके। अब होता क्या है ना मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये होता है, जैसे आप नॉर्मल सिस्टम में देख रहे थे, इससे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देख रहे थे, पहली चीज तो यहाँ पर को क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा। किसके बीच में, अट्रैक्शन फोर्स होगा आपके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में। यहाँ जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के टाइप के पार्टिकल है, तो ये आपस में क्या हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ओके। तो अट्रैक्शन की वजह से तो कोई इश्यू नहीं है। अट्रैक्शन की वजह से अगर अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन हो रहा होता तो हमारा, जैसे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के केस में शेल्स के बीच में सेल की जैसी एनर्जी, उसी की बेसिस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी को अरेंज कर दिया था, वही कॉन्सेप्ट रहता, ओके। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, एक और टाइप का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि किसके बीच में अराइज होता है, आपके दो इलेक्ट्रॉन के बीच में। अब देखो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स भी तो बहुत सारे प्रेजेंट है। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में भी तो एक इंटरेक्शन कराएंगे। वो इंटरेक्शन क्या होगा, रिपल्शन इंटरेक्शन होगा, मतलब इनके बीच में रिपल्शन आपको देखने को मिलेगा, ओके। और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है, आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर आप कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नंबर ऑफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन क्रिएट कराते हैं। और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होता है, आपके यहाँ पर जो शेल्स हैं, आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल की एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है, ओके। अब ये होती कैसे, आप जस्ट एक चीज माइंड पर रखिए, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, क्या बताया था कि आपकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर तो आपका शील्डिंग इफेक्ट है, दूसरा आपके ऑर्बिटल का साइज क्या है, ओके। तो पहले हम शील्डिंग इफेक्ट कैसे आपकी एनर्जी को अफेक्ट करता है वो पढ़ते हैं, दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल का साइज आपकी एनर्जी को कैसे अफेक्ट करता है, ओके। तो पहले आप शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझो। शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको ये चीज बोलता है, देखो ये ऐसा बोलता है कि जैसे यहाँ पर देखो, मैं आपको ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इरेज करके दिखाती हूँ। देखो हुआ क्या, आपको पता है जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जो मैंने ये एटम का डायग्राम बनाया, ये मैंने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बनाया। अब मैं इनके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन को फिल कर रही हूँ, ओके। तो मैंने बोला कि ये जो मेरा के शेल है, इसमें सपोज मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, चलो ओके। उसके बाद इसके बाहर जो मेरा शेल आता है एल शेल, इसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए। इसके बाहर भी अगर मैं एक शेल बना के दिखाऊं आपको, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाऊं, चलो एक और कम इलेक्ट्रॉन में उसमें शो करा देती हूँ। तो सपोज हमारे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए, ओके। अब है क्या, यहाँ पर हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेंगे, इंटरेक्शन कराने चाहेंगे आपकी न्यूक्लियाई के साथ, ओके। अब ये सब के सब इंटरेक्शन कराना चाह रहे हैं न्यूक्लियाई के साथ, ओके। अब आपको पता है जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है आपकी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के, और मतलब इन दोनों के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है, उतनी कम एनर्जी की वैल्यू होती है। क्योंकि आपको पता है के शेल जो है वो आपके क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है। यानी कि यहाँ पर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास प्रेजेंट है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ओके। और इंटरेक्शन मैक्सिमम होने की वजह से, यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से, यहाँ पर को एनर्जी की वैल्यू सबसे कम है। समझ में आ रहा है ना आपको, के शेल क्या है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, और न्यूक्लियस के क्लोज होने की वजह से के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस के साथ, ओके। और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा क्या होने की वजह से, अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर को एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, ओके। तो हमको ये चीज पता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी की वैल्यू, ओके। और सिमिलरली अगर ये मेरा के शेल है, ये मेरा एल शेल है, और ये मेरा एन शेल है, अगर मैं एम शेल की बात करूं तो एम शेल में भी तो मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और सेंटर पे एक ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये भी चाहेंगे कि ये इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन में आए, इनके साथ अट्रैक्ट करें, ओके। बट यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्शन कम होगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका एम शेल है
और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और सेंटर पे जो न्यूक्लियाई आपके पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई में जो आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से हम लोग बोलते हैं एम शेल की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इतनी चीज आपको पता है। अब होता क्या है ना, देखो यहाँ पर आपका जो एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके दूर हैं, ये तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा शेल नंबर बढ़ते रहता है, जैसे शेल नंबर मतलब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, जितना ज्यादा ये बढ़ते रहता है उतना ज्यादा आपकी क्या है, ये शेल की न्यूक्लियाई के साथ डिस्टेंस भी बढ़ती रहती है, और जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी उतनी ज्यादा एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ओके, अब होता क्या है, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, बट इसके साथ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी ऐड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का। ओके, अब देखो ना, के शेल सॉरी एम शेल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन थे, पहली बात, इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियाई के साथ अप्रोच नहीं करा पा रहे थे, अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ओके, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये तो पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या है, यहाँ पर कोई शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब ऐसा इफेक्ट जिसमें जो आपकी इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई को शील्ड, मतलब ये क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियाई के साथ अप्रोच ही नहीं करने देते। क्यों, क्योंकि देखो ये जो पहले शेल में जो आपका के शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मैं इनको इरेज करके दिखाऊं, जो पहले शेल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, ये आपकी न्यूक्लियाई के साथ डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, बीच में कोई बाउंड्री, बीच में कोई बैरियर नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ जो मेरे एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अगर अप्रोच करना भी चाहेंगे तो होगा क्या, इनसे पहले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और आपके एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये दोनों भी तो आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करने की वजह से, क्योंकि दोनों आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो डिस्टेंस में थे, इसलिए वो अप्रोच नहीं करा पा रहे थे न्यूक्लियस के साथ, बट उनके बहुत सारे मतलब आपके ना, ये जो आपका एम शेल है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, ये इनसे पहले वाला एल शेल के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके तो बहुत ज्यादा क्लोज है। क्लोज आने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। रिपल्शन क्रिएट हो जाता है किसके बीच में, आपके एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एल शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से रिपल्शन होने की वजह से जो आपका एम शेल है ना, वो पहले जिस पोजीशन में प्रेजेंट था उससे दूर शिफ्ट हो जाता। मतलब समझ में आ रहा ना, ये आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, रिपेल हो जाते हैं। रिपेल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, अब ये यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका लेवल क्या है, और ज्यादा डिस्टेंस में आ जाएगा न्यूक्लियस के साथ। ओके, और अगर ये और ज्यादा डिस्टेंस में आएगा, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ते रहेगा न्यूक्लियस और शेल के बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से एनर्जी लेवल जो है वो एक दूसरे से और ज्यादा दूर जा रहे हैं, और ज्यादा दूर जाने की वजह से अगर आप के एल एम एन ओ जो आपकी ये शेल्स हैं, इनकी एनर्जी देखेंगे, ये और ज्यादा इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि के की एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है एल से, एल की एनर्जी लेसर होती है एम से, एम की एनर्जी लेसर होती है एन से, एन की एनर्जी लेसर होती है ओ से। इसका मतलब यहाँ पर रिपल्शन की वजह से जो इनकी एनर्जी है वो आपकी बहुत ज्यादा चेंज होने लगती है। आपको समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पर को क्या है, रिपल्शन क्रिएट होता है। रिपल्शन की वजह से आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, जो पहली पोजीशन था उससे दूर शिफ्ट हो जाता है। दूर शिफ्ट होने की वजह से अब आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और आपकी न्यूक्लियाई के बीच में और ज्यादा डिस्टेंस हो गया। और हमने क्या बोला, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, तो आपकी एनर्जी फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। ओके, और दूसरा दूसरा हमने एक ये कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया था कि आपकी जो ऑर्बिटल की सॉरी जो आपकी ऑर्बिटल की एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, कि आपका जो सबशेल है, आपका जो ऑर्बिटल है वो किस साइज का है, किस टाइप की शेप का है। ओके, तो आपको एक चीज ध्यान पर रखनी है, हमने क्या बोला, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी कम एनर्जी की वैल्यू होती है। ये चीज ध्यान पर रखिएगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है उतनी कम एनर्जी की वैल्यू होती है, क्योंकि जो आपका के शेल है वो क्या करेगा, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली हेल्ड है न्यूक्लियस के साथ, यानी कि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए के शेल की एनर्जी कम होती है। लेकिन अगर आप ओ शेल को देखेंगे, ओ शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, आपके ओ शेल के जो इलेक्ट्रॉन है और जो सेंटर पे न्यूक्लियस है, उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम है। और अगर आपका अट्रैक्शन बहुत कम है तो एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो हमने ये चीज ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा,
उतनी कम एनर्जी की वैल्यू होगी। ओके, तो आप एक शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझे। अब एक चीज समझो कि आपके ऑर्बिटल का शेप आपको कैसे वरी कराता है एनर्जी में। ओके, तो होता क्या है, देखो अगर हम एक शेल की बात करें, अगर मैं के शेल की बात करी हूँ, ठीक है, तो ये के शेल है। के शेल में मेरे अलग अलग ऑर्बिट होंगे, जैसे हमने पढ़ा कि के शेल है ना हमारा, के शेल में क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल होंगे। अगर हाइपोथेटिकली बोलूं तो के शेल में मेरे कौन कौन से सबशेल हो सकते हैं, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। ओके, और इन सबशेल्स में मेरे कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं, ये देखो मेरा 1s ऑर्बिट हो सकता है, 1p ऑर्बिट हो सकता है, 1d ऑर्बिट हो सकता है, 1f ऑर्बिट हो सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पर मेरे एक ही शेल के अंदर जो मेरे अलग अलग टाइप के ऑर्बिट प्रेजेंट है, इनकी एनर्जी अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोलते थे, इन सबकी एनर्जी इक्वल होती थी। ओके, लेकिन आपके मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एक ही शेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, इनकी एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों सेम नहीं होती, उसका रीजन कुछ ऐसा होता है कि आपका ऑर्बिट का शेप कैसा है, ये डिपेंड, मतलब इस पे डिपेंड करती है सारी बातें। होता क्या है, देखो आप अगर अपना एस ऑर्बिट को देखेंगे तो आपको पता है एस ऑर्बिट क्या होता है, सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है। तो जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है, हमको पता है अगर आप अपना एस सबशेल को देखेंगे, एस सबशेल को देखेंगे तो आपको दिखेगा जो एस है वो आपका स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल होता है मतलब यहाँ पर आपके एस शेल के पास क्या होता है, वाइडेस्ट, मतलब स्पेस बहुत ज्यादा होता है। एस शेल के पास क्या होता है, स्फेरिकल है, तो बहुत ज्यादा स्पेस है। बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियाई के साथ, अगर मैं के शेल की बात करूं, के शेल के अंदर मेरे अलग अलग टाइप के ऑर्बिट प्रेजेंट है, 1s, 1p, 1d, 1f। ओके, अब ये सारे इनका अगर मैं शेप देखूंगी तो होगा क्या, एस का शेप क्या होता है, ब्रॉडर होता है। ब्रॉडर होने की वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियाई के साथ बहुत ज्यादा अप्रोच करता है। ओके, और बहुत ज्यादा अप्रोच करने की वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा अप्रोच करता है, मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी कम एनर्जी होगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि 1s जो आपका ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है कंपेयर टू अदर ऑर्बिट। क्यों, क्योंकि 1s ऑर्बिट का जो साइज है, जो इसका शेप है, वो क्या होता है, ब्रॉडर शेप का होता है। ब्रॉडर शेप होने की वजह से क्या होता है, ये ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, किसकी वजह से, न्यूक्लियस के साथ। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन, मैंने क्या बोला, उतनी कम एनर्जी। इसलिए क्या होता है, हमारा जो एस ऑर्बिट होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ओके, सिमिलरली अगर हम पी ऑर्बिट को देखेंगे, पी ऑर्बिट का क्या होता है, शेप एस से थोड़ा कम होता है, बट डी और एफ से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ज्यादा ब्रॉडर होता है, हम ऐसा कंसीडर करते हैं। जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि पी वाला जो हमारा ऑर्बिट है, ये हमारा क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसकी वजह से जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी। यानी कि आपका समझ में आ रहा है, एस से कम अट्रैक्शन, एस सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस फील करता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद आपका एफ। यानी कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, एस ऑर्बिट का है। ओके, एक मिनट रुकिएगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन एस का, देन पी का, देन डी का, देन एफ का। ओके, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम एनर्जी। तो एनर्जी की बेसिस पर हम इसे अरेंज करेंगे, तो हम बोलते हैं एस ऑर्बिट जो है आपका है, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू सबसे कम, देन पी, देन डी, देन एफ। ओके, तो आपको ये समझ में आया। तो हमने क्या करना है, जैसे हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये बोलते थे कि एक ही शेल के अंदर, एक शेल के अंदर देखो यहाँ देखिएगा, एक शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिट है, जैसे हम लोग अगर 3 शेल की बात करें, 3 शेल के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, 3s, 3p, 3d। ओके, तो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोलते थे कि एक ही शेल के अंदर जो आपके जितने भी ऑर्बिट आ रहे हैं, वो सारे ऑर्बिट की एनर्जी सेम होगी। जैसे 1 शेल में क्या होता है, पहले वाले शेल में एक ऑर्बिट आता है, 1s ऑर्बिट, तो इसकी एनर्जी तो अकेला ही है, इसकी एनर्जी तो हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर हम 2s की बात करें, यानी कि सेकंड शेल की बात करें, सेकंड शेल में क्या होता है, हमारे दो ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं, 2s और 2p, तो इन दोनों ऑर्बिट की एनर्जी इक्वल होगी। थर्ड शेल में हमारे 3 ऑर्बिट इन्वॉल्व होते हैं, 3s, 3p, 3d, तो इनकी एनर्जी आपस में इक्वल होगी। लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये तो ठीक है कि 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज्यादा, 3s की उससे ज्यादा, 4s की उससे ज्यादा। लेकिन पहले s के केस में, मतलब फर्स्ट शेल में जो आपके ऑर्बिट प्रेजेंट है, जैसे आपका 1s है, यहाँ तो एक ही, अगर आप देखो 2s को, अगर आप सेकंड शेल की बात करो, सेकंड शेल में आपके दो टाइप के ऑर्बिट होते हैं, एक होता है 2s, एक होता है 2p। आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक ही शेल के अंदर जो आपके अलग अलग ऑर्बिट होता है, इनकी एनर्जी इक्वल नहीं होती। 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होगा, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, 2s की एनर्जी क्या होगी, लेसर होगी कंपेयर टू 2p। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, 2s का यानी कि s सबशेल का जो साइज है, आपका s ऑर्बिट का जो साइज है, वो ब्रॉडर है। ब्रॉडर होने की वजह से क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकता है, और जितने अच्छे से अप्रोच करेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा,
उतनी कम एनर्जी की वैल्यू होगी। उसी वजह से हम बोलते हैं कि हमारा एस वाला जो हमारा ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कम होती है पी के कंपेयर में, और पी की एनर्जी कम होती है डी के कंपेयर में, और डी की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू एफ। और इसी ऑर्डर को हमने माइंड पर रखते हुए चलना होता है। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये बात तो ठीक है कि के की एनर्जी कम होती है एल से, एल की एनर्जी कम होती है एम से, एम की एनर्जी कम होती है एन से, ओके। लेकिन इस के शेल के अंदर जितने भी मेरे ऑर्बिटल आ रहे हैं, चाहे वो एस का ऑर्बिट हो या फिर पी का ऑर्बिट हो या फिर डी का ऑर्बिट हो या फिर एफ का ऑर्बिट है, इनकी एनर्जी आपस में इक्वल नहीं होगी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी होगी एफ की, देन डी की, देन पी की, देन एस की। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इतना मतलब जितना ज्यादा आप आगे को बढ़ रहे हैं ना, एफ की अगर आप बात करेंगे, एफ सबसे कम इंटरेक्शन, सबसे कम अट्रैक्शन फील करता है, और एस ऑर्बिट जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। तो हमने वही चीज तो बोला, जो जितना ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा उसके लिए एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे आपका के शेल है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है, तो उसके लिए सबसे कम एनर्जी की वैल्यू। एम सेल आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करता, तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। इतनी चीज क्लियर है? तो यही चीज आगे लिखी हुई है, मैं आपको इसी के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप जस्ट यहाँ पर सुनते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है इन द केस ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखने को मिलता है। किसके बीच में? आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जैसे मैंने बोला, जो कि एक टाइप का रिपल्शन फोर्स होता है, ओके। और उसी रिपल्शन फोर्स की वजह से आपके ऑर्बिटल की जो एनर्जी ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, ओके। कैसे होता है? तो देखो थ्योरी में वही चीज लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग आप क्या कंसीडर करते हैं कि एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर से, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से बना हुआ है, और जिसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, जिसके चारों ओर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ओके। अब ये बोल रहा है दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स न्यूक्लियस। तो यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं, सेंटर पे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके साथ एक अट्रैक्शन फोर्स बना के हुए बैठे होते हैं, ओके। लेकिन हमें पता है एक मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, और किसके बीच में इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, जो कि एक टाइप का रिपल्शन क्रिएट करता है। और इसी रिपल्शन की वजह से ये लिखा हुआ है दीज इंटरेक्शन, यानी कि इसी रिपल्शन इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, अफेक्ट होती है। एक शेल के अंदर जो हमारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, वरी कर जाता है, अफेक्ट कर जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ओके। अब ये डिस्टर्ब होने का रीजन क्या है? तो ये बोल रहा है वन ऑफ द इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो पढ़ते हैं हम वो होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपका वही है, क्या बोल रहा है, शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये बोल रहा है इट अराइज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन एन लोअर ऑर्बिट डैम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन एन हायर ऑर्बिट। इसका मतलब जो आपके लोअर ऑर्बिट में, यानी कि जो आपके नीचे के शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ये क्या करता है, बाहर दूसरे वाले जो सेल है एम एन, दूसरे जो सेल है, इन सेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, शील्ड कर देता है। मतलब ये न्यूक्लियस को पूरी तरह से शील्ड कर देता है, ताकि बाहर के जो आउटर शेल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट ना हो। और अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके बाहर जो शेल्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये इफेक्ट को ही आप बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपके जो आउटर शेल्स होते हैं, आउटर शेल यानी कि के शेल, सॉरी MnOP, जो बाहर के शेल्स होते हैं, इनकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है कंपेयर टू अगर आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें उसके कंपेयर में, ओके। उसके साथ साथ क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आपका s ऑर्बिट है, p ऑर्बिट है, d ऑर्बिट है और f ऑर्बिट है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे आपके अब ये आपके ऑर्बिट रहते हैं, एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट, एफ ऑर्बिट। तो अगर आप इनमें कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने क्या बोला था आगे कि आपका जो ऑर्बिट का शेप है वो भी आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर सकता है। कैसे? क्योंकि हमें पता है एस का शेप क्या होता, कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, और स्पेरिकल शेप होने की वजह से वो ज्यादा स्पेस कैरी करता है। ज्यादा स्पेस कैरी करने की वजह से ये क्या करता है, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अप्रोच करा सकता है, ज्यादा अप्रोच करा सकता है, यानी कि ज्यादा अट्रैक्शन फील करा सकता है, और जिसने ज्यादा अट्रैक्शन फील कराया उसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम है। तो अगर हम इनके शेप के बेसिस पे इनको एनर्जी ऑर्डर दें तो हम बोलते हैं एस वाला जो ऑर्बिट है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करता है न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से एस की एनर्जी सबसे कम, एंड देन उसके बाद पी, देन उसके बाद डी, एंड देन लास्टली एफ, ओके। तो अब हमने क्या है, ऑर्बिटल को कुछ ऐसे भी अरेंज करना है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलेगा, अब आपने ये चीज माइंड पर रखनी है कि एक ही शेल के अंदर अलग अलग टाइप की ऑर्बिट आपको मिलेंगी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, लेकिन उन सारे ऑर्बिटल की एनर्जी अभी अब इक्वल नहीं रहेंगी। कैसे? देखो
अगर हम पहले शेल की बात करें तो पहले शेल के अंदर हमें एक ऑर्बिट मिलता है 1s ऑर्बिट, ओके। दूसरे शेल के अंदर हमें दो ऑर्बिट मिलते हैं 2s और 2p। तीसरे शेल के अंदर हमें तीन ऑर्बिट मिलते हैं 3s 3p 3d। और फोर्थ शेल के अंदर हमें चार ऑर्बिट मिलते हैं, ठीक है, इसके आगे 4f भी कर दीजिएगा। चार ऑर्बिट मिलते हैं, कौन से, 4s 4p 4d 4f, ओके। अब देखो हमने क्या किया, पहले अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में क्या करते थे कि 1s की एनर्जी ग्रेटर तो लेसर तो होती ही थी किसके, 2s और 2p से, ओके। बट ये 2s और 2p क्या होते थे, इक्वल होते थे। बट यहाँ आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1s की एनर्जी सबसे कम, क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके फर्स्ट सेल से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट सेल से, ये सेकंड से, ये थर्ड से, ये फोर्थ से, तो इनकी एनर्जी तो ऐसी होगी। बट इन शेल्स के अंदर जो ऑर्बिट है उनकी एनर्जी भी आपने अरेंज करनी है। तो देखो आपने जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में दो ऑर्बिट है 2s और 2p, तो बताइए 2s और 2p में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो हमने क्या बोला, s के लिए, अगर आपका s है, ये वाला s ऑर्बिट क्या होता है, लेसर इंटर, जो आपका क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्शन करता है न्यूक्लियाई के साथ, जिसकी वजह से s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। हमने यही ऑर्डर देखा था, s की एनर्जी कम होती है, तो 2s की एनर्जी कम होगी कंपेयर टू 2p, यानी कि 2p की एनर्जी ज्यादा कंपेयर टू 2s, ओके। अगर हम लोग थर्ड शेल की बात करेंगे, थर्ड शेल में 3s ऑर्बिट है, 3p ऑर्बिट है, 3d ऑर्बिट है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि 3d क्या है, सबसे कम इंटरेक्शन कर रहा है, सबसे कम अट्रैक्शन कर रहा है, तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, देन इसके लिए, देन इसके लिए। तो तब हम लोग करते हैं 3s 3p 3d, और सेम चीज आपका 4s 4p 4d 4f में आ गया, क्योंकि हमने एनर्जी ऑर्डर आपको यहाँ पे बता दिया। अब आपको समझ में आया, तो यही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे आई थिंक मैं आपको इतना क्लियर नहीं करा पाई जितना मुझे कराना चाहिए था, बट होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं ऑर्बिट बता चुकी हूँ, बट मुझे ऐसा हो रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आपको समझ में आया होप, तो हम लोग आगे को प्रोसीड करते हैं। तो देखो इसी बेसिस पे हम लोग जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है। देखो क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास शेल नंबर फर्स्ट है, शेल नंबर सेकंड, शेल नंबर थर्ड, ओके। अब देखो पहला जो शेल है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रो कौन सा ऑर्बिट प्रेजेंट है, एक 1s प्रेजेंट है। तो पहले शेल के लिए तो आपने सिर्फ एक s और एक ऑर्बिट प्रेजेंट है, तो 1s को आपने एज इट इज लिखा। लेकिन दूसरे शेल में, यानी कि शेल नंबर सेकंड में आपके पास दो ऑर्बिट होते हैं, कौन से, एक 2s और 2p, ओके। तो आपने देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में 2s को थोड़ा नीचे शिफ्ट किया, 2p आपका यहाँ है, 2s आपका यहाँ है, 2s की एनर्जी हमने क्या बोला, कम होगी, s की एनर्जी कंपेयर टू p, तो 2s को हमने थोड़ा नीचे रखा, 2p को उससे ऊपर, ओके। अब 3s की बात अगर आप करेंगे तो 3s के केस में आप क्या बोलेंगे, तो देख लीजिए 3s के केस में आपके कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, 3s 3p एंड 3d, ठीक है। थर्ड शेल में आपके तीन ऑर्बिट होते हैं, 3s 3p 3d, ओके। अब ये तीनों को ऑर्बिट को आप कैसे अरेंज करेंगे, तो s ऑर्बिट सबसे लोअर एनर्जी का होता है, तो आपने s को नीचे किया, इससे थोड़े ऊपर आपने p को किया, और इससे थोड़े ऊपर आपने डी को किया, तो डी आपका यहां पर को है। इतनी चीज क्लियर आई। अगला उसके बाद आना चाहिए हमारा शेल नंबर 4, ओके, ये है आपका शेल नंबर 4। तो शेल नंबर 4 में कितने ऑर्बिट होते हैं आपके, एक होता है आपका 4s, एक होता है आपका 4p, एक होता है आपका 4d, एक होगा आपका 4f, ओके। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, तो देखो 4s को सबसे नीचे आपने अरेंज किया, उसके बाद आपने 4p को अरेंज किया, इससे थोड़ा ऊपर आपने 4d को अरेंज किया, मतलब आपने कुछ ऐसे अरेंज करना है। पहला 1s आपका यहाँ पर आया, देखो पहले सेल का 1s आपका यहाँ आया, दूसरे शेल में आपके दो ऑर्बिट थे 2s और 2p, तो 2s को अगर आपने यहाँ अरेंज किया तो 2p को थोड़ा और ऊपर करेंगे, इतनी चीज समझ में आए। तो ये है आपका 1s, ये है आपका 2s, ये है आपका 2p, ओके। उसके बाद थर्ड शेल में आपके तीन ऑर्बिट होते हैं 3s 3p 3d, तो अगर आपका 3s यहाँ है तो 3p थोड़ा ऊपर और 3d आपका और ऊपर, तो ये आपका हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया आपका 3d। तो ये ऐसे आपने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में, समझ में आया। तो यही चीज आपको यहाँ पे बतानी थी, इतनी चीज क्लियर है। तो ये हमारा बात हुआ, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, एक और चीज ऐड कर लेते हैं इसमें, वो ये कि अगर आपको क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अगर आपको कोई डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इन एटॉमिक ऑर्बिट में से किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, वैसे तो अब देख के निकाल सकते हैं, आपको इतना आइडिया तो आ जाएगा कि अब देख के आप निकाल दे कि किस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। बट हमको फिर भी दो रूल फॉलो करने होते हैं अगर हमको किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो, ओके। तो पहला रूल है आपका n+l रूल। ये रूल आपको क्या बोलता है, अगर आपने किसी भी एटम की, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो आप उस ऑर्बिट का क्या करो, n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और l की वैल्यू यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ऐड कर दो। जिस ऑर्बिट के लिए ये दोनों वैल्यू को समीशन क्या होगा, ज्यादा होगा,
उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, लेकिन अगर कभी कभार आपको ऐसे ऑर्बिट मिल जाए जिसमें क्या है एन और एल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपने ये देखना है कि जिस ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यानी कि एन की वैल्यू, जिसे आप बोलते हैं एन स्मॉल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आपको ज्यादा मिले, उस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, कैसे होगी हम एक एग्जांपल के साथ ले लेते हैं। तो देखो एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, सपोज मेरे पास है 3p और 3d और 2s। ओके, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये तीन ऑर्बिट है, तो इन तीनों ऑर्बिट में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ओके, तो पहली चीज तो आप देखो देख के बता सकते हैं, आप जस्ट बोलेंगे कि 3p और 3d तो आपके कौन से सेल से बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड सेल से। 2s किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड, तो आपको पता है थर्ड सेल की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकंड सेल। ओके, दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, ऑर्बिटल के शेप के बेसिस पे भी एनर्जी रहती है। अगर आपका ऑर्बिटल एस टाइप का है, पी टाइप का है, डी टाइप का है, एफ टाइप का है, तो एस टाइप के ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम, देन पी, देन डी एंड देन लास्ट में एफ। यानी कि अगर आप 3p और 3d को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि d की एनर्जी ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी 3d की है, देन 3p की है, देन लास्टली 2s की है। ओके, बट अगर आपको फॉर्मूले यूज करना है तो आप फॉर्मूले कुछ यूज के ऐसे कर सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पर को n+1 रूल लगा लीजिए, सॉरी n+l रूल लगा लीजिए। ठीक है, n+l की वैल्यू को ऐड कीजिए, जहां पर वैल्यू ज्यादा मिले आप बोलेगा वो ऑर्बिट आपका ज्यादा एनर्जी का है। ओके, कैसे, तो देखो हम ऐड करके देखते हैं। पहले है आपका 3p। ठीक है, तो 3p मतलब क्या हुआ, 3p मतलब ये हुआ, ये जो आपका 3 है ना, ये जो नंबर, ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कराता है, यानी कि n की वैल्यू बताता है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। और p मतलब क्या हुआ, p मतलब आपका सबशेल बता रहा है, तो आपको पता है l इज इक्वल टू क्या होता है, मे बी 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। और अगर हमारा l की वैल्यू 0 है तो हम s सबशेल की बात करते हैं, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। ओके, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सबशेल है, यहाँ पर है हमारा p सबशेल, यानी कि यहाँ पर p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, 3 + 1 = 4। ओके, तो 3p के लिए मेरा जो n+l की वैल्यू है वो कितनी आई, 4 आई। ओके, सिमिलरली अगर मैं 3d के लिए निकालू तो देखो 3 के लिए क्या हुआ, n की वैल्यू 3 हुई, और d की वैल्यू क्या हुई, d की वैल्यू कितनी हुई, अगर d सबशेल है तो l की वैल्यू कितनी हुई, 2, यानी कि 3 + 2 = क्या हुआ, 5 हुआ। ओके, 2s के लिए n+l का रूल क्या होगा, तो n की इसकी वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, s की वैल्यू कितनी हुई, तो देखो s = क्या हुआ, मतलब अगर l की वैल्यू निकालनी है तो s किसके इक्वल होगा, 0, तो यहाँ पर को क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू निकली 2। तो देखो एक की वैल्यू निकली 4, एक की वैल्यू निकली 5, एक की वैल्यू निकली 2। तो हमने यही चीज तो बोला, 3d की एनर्जी सबसे ज्यादा, देन आपकी किसकी, 3p की, एंड देन लास्ट में 2s की। तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर मैंने बोला कि अगर आपके लिए क्या है n+l की वैल्यू इक्वल आ गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आप जिस ध्यान से सुनिए, उस केस में आपने एक काम करना है, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एग्जांपल है आपका, देखो एग्जांपल के लिए हम लिखते हैं, अगर 4p मैंने ले लिया। ठीक है, अगर मैंने 4p लिया और उसके साथ साथ क्या ले लिया, 5s ले लिया, यानी कि 4p और 5s के केस में अगर मैं बात करूं तो होगा क्या, अगर इन दोनों के लिए अगर आप n+l की वैल्यू निकालेंगे वो आपको सेम मिलेगी। कैसे, देखो 4 ये हुआ, प्लस p मतलब क्या हुआ, p मतलब हमारा क्या होता है, अगर l की वैल्यू हमारी 0 है तो ये हमारा s होगा, 1 है तो हमारा होगा p। ठीक है, तो अगर p है मतलब l की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1, यानी कि 4 + 1 = 5। ओके, अब 5s की रिस्पेक्ट में बात करूं, 5s मतलब 5 प्लस s की वैल्यू मतलब 0, 5 + 0 = 5। तो देखो दोनों के केस में, दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो हमने क्या बोला, जब आपकी n और l की वैल्यू आपकी सेम आएगी, n+l की वैल्यू आपकी सेम आएगी दो ऑर्बिट के लिए, तो उस केस में आपने ये चीज करना है, जिस ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी उसको आपने कंसीडर करना है। तो आप देखो डायरेक्टली भी बोल सकते थे कि आपका जो 4p वाला जो ये ऑर्बिट है ना, ये कहां से बिलोंग कर रहा है, फोर्थ सेल से, और ये कहां से बिलोंग कर रहा है, फिफ्थ सेल से। तो आपको पता है फिफ्थ सेल की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू फोर्थ सेल, तो आप साफ साफ वैसे भी बोल सकते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला ही लगाना है तो आप ऐसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू सेम आई, तो हमारा फॉर्मूला ये बोलता है कि जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा है, जिस ऑर्बिट के लिए, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो किसकी एनर्जी होगी, 5s की, क्योंकि 5s में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, 4p में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो इसकी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी कंपेयर टू 4p। इतनी चीज समझ में आए, तो बस यही चीज आपने माइंड पर रखनी है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर, बहुत ही ज्यादा लेंथी हो गया आजकल ये तो हमारा लेक्चर था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, तो होप आपको लेक्चर हेल्पफुल रहे, आपको थोड़ी चीजें तो समझ में आई होंगी। तो यही है हमारा आज का लेक्चर एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। ओके, तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।